तुम लोग को आयनिक बॉन्डिंग का तो आइडिया नहीं है, बट जैसे अगर हम लोग आयनिक बॉन्डिंग की बात करें थोड़ा बहुत, तो जैसे आयनिक बॉन्डिंग में एक कटायन होता है और एक अनायन होता है, और इन दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन आराम से बोल सकते हैं। मतलब चार्जेस हैं तो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन होगा, सिंपल सा कंसेप्ट है। नॉर्मली हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो एक तरीके से पार्शियल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन ही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलने का रीज़न क्या है उसका हम डिस्कशन करेंगे, बट अभी के लिए ऐसा एक छोटा सा कंसिडरेशन होता है। जैसे अगर हम लोग इंट्रैक्शन के स्ट्रेंथ के हिसाब से बात करें, तो नॉर्मली जो आयनिक बॉन्डिंग है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग के स्ट्रक्चर में आता है। फिर उसके बाद कोवेलेंट बॉन्डिंग का नंबर रखते हैं हम लोग, बट ये थोड़ा सा एब्सर्ड पार्ट है। जैसे कहीं कहीं मेटालिक ज़्यादा दे रखा होता है, कहीं कहीं पे कोवेलेंट बॉन्डिंग ज़्यादा दे रखा होता है। डिपेंड करता है कि हम लोग किस एलिमेंट के मेटेलिक बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं या फिर किस कोवेलेंट मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो अगर सिलिका है, तो सिलिका में बहुत लार्जर स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्डिंग का इंट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग आता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आता है। डायमंड है तो उधर कोवेलेंट बॉन्डिंग का इंट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग आता है, मेटालिक बॉन्डिंग उससे वीक आएगा। मान लो मरकरी है तो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो मेटल होते हुए भी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब वहाँ का बॉन्ड उतना अच्छा नहीं रहा होगा, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता उतना ज़्यादा स्टेबल फॉर्म, उतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म, मतलब सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्टेंस के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं। तो ये जो पार्ट है यहाँ के बाद, जैसे आयनिक के बाद कोवेलेंट और मेटालिक, मतलब इसके जस्ट बाद मेटालिक, इसके ऑर्डर में हम लोग इंटरचेंजेस कर सकते हैं, डिपेंड करेगा हम लोग क्या क्या मॉलिक्यूल्स लेकर के चल रहे हैं। लेकिन आयनिक इन जनरल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन की वजह से बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन माना जाता है। इन तीन बॉन्ड्स के बाद, और हम लोग को कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इसी पार्ट में इंक्लूड करके चल रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड वहीं पे कवर हो गया। इन तीन बॉन्ड्स के बाद जो अगला इंट्रैक्शन का नंबर आता है जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और उसके बाद कुछ 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 और इंट्रैक्शंस हैं जिसमें हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, वांडर वाल इंट्रैक्शंस। कि तुम्हारे गैसेस स्टेट के सबसे पहले पेज में दे रखा है, मतलब सबसे पहले तो नहीं बट दूसरे पेज में ये वांडरवाल इंट्रैक्शंस वाले पार्ट दे रखे हैं। मतलब 5-6 टाइप के इंट्रैक्शंस हैं जिसमें लंदन फोर्सेस, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, इस तरह के 3-4 इंट्रैक्शंस है। उधर तो 3 ही इंट्रैक्शन है वांडरवाल इंट्रैक्शन में, बट उसके अलावा भी 2 इंट्रैक्शन होते हैं। ये सब इंट्रैक्शंस के स्ट्रेंथ का थोड़ा ऑर्डर ध्यान रखना होता है। इस चीज को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एप्लीकेशन में डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मली होता क्या है, जैसे एक तो ये स्ट्रेंथ के हिसाब से काम करें हम लोग, तो इस स्ट्रेंथ वाले पार्ट में अगर ये 3 पार्ट छोड़ दे, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला जो पार्ट है वो काफ़ी डोमिनेटिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर काफ़ी डोमिनेटिंग फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन निकल के आता है। तो बहुत जगह पे नॉर्मल ट्रेंड से एक्सेप्शन क्रिएट करा देता है, बहुत जगह पे नॉर्मल ट्रेंड से एक्सेप्शन क्रिएट कराता है। और रिलेटिवली अच्छा स्ट्रेंथ है, तो बहुत तरीके से मॉलिक्यूल को काफ़ी अच्छे तरीके से जोड़ के रखने की कोशिश करता है। जैसे एक छोटा सा कंसेप्ट होता है अब नॉर्मल मोलर मास, जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट अपने आप को सिंगल फॉर्म में नहीं रखता। जैसे मान लो एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड वाला पार्ट कभी मोनोमर के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, एसिटिक एसिड वाला पार्ट अपने आप को डाइमर के फॉर्म में रखता है। वो सब के एप्लीकेशन में हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डिस्कशन कर रहे होंगे। लेकिन सबसे पहले ये डिस्कशन आएगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है। तो उसको सिंपली ऐसा समझो, जैसे जब हम लोग डाइपोल मोमेंट पढ़ रहे थे, तो डाइपोल मोमेंट वाले पार्ट में मान के चलते हैं कि जो ए एलिमेंट है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये असम्पशन लेके चलते हैं ए ग्रेटर देन बी। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, तो उसके ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज आएगा और सामने वाले पार्ट के ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज आएगा। ये नॉर्मल कंसंट्रेशन है जो डाइपोल मोमेंट में डिस्कस किया था हम लोगों ने। तो एक चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये जो वांडर वाल इंट्रैक्शन है, अगर इन इंट्रैक्शन को कंसिडर करना शुरू करें हम लोग, तो जैसे मान लो कि 2 मॉलिक्यूल्स था ए बी का, तो ऐसा सोच सकते हैं कि ए बी वाले पार्ट में ए जो है उसमें माइनस चार्ज गया, बी के ऊपर प्लस चार्ज, तो दूसरे मॉलिक्यूल में भी ए के ऊपर माइनस चार्ज, बी के ऊपर प्लस चार्ज। तो यहाँ पे जो प्लस चार्ज है वो यहाँ के डेल्टा माइनस के साथ आराम से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन कर सकता है। प्रॉब्लम बस ये है कि एक कंप्लीट चार्ज नहीं है। तो अगर एक कंप्लीट चार्ज नहीं है, इसका मतलब इंट्रैक्शन भी बहुत स्ट्रांग नहीं होगा। बट इस तरह का जो डाइपोल्स के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है, मतलब 2 डाइपोल्स है, इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है, तो इस चीज़ को हम लोग आराम से डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन बोल सकते हैं। इनफैक्ट फिजिक्स में तुम लोगों को ये भी डिस्कशन होगा क्लास 12 में डाइपोल वाले पार्ट में, मतलब एक्चुअल में फिजिक्स में ही डाइपोल पढ़ाया जाता है। वहाँ पे तुमको पता चलेगा कि डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन
का वैल्यू कितना हो सकता है, मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है उसका वैल्यू कितना होगा, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी कितना निकल के आता है। तो ये सब इंट्रैक्शन को हम लोग वहां से रिलेट कर सकते हैं। खैर हम लोग को अभी ये डिस्कशन करना है, जैसे मान लो कि ए और बी वाला पार्ट है, अगर इसमें बी वाले पार्ट को हाइड्रोजन ले लें हम लोग, और हाइड्रोजन भी काफ़ी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस निकल के आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ए वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हुआ, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मतलब फ्लोरीन हुआ, ऑक्सीजन हुआ या नाइट्रोजन हुआ, अगर ये तीन एटम्स रहेंगे तो इस केस में इन तीनों एलिमेंट्स के बहुत ही हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के होने की वजह से जो H है इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव कैरेक्टर बहुत हाई होता है। मतलब नॉर्मली डेल्टा पॉजिटिव कैरेक्टर होगा, बाकी एलिमेंट्स में भी होगा, लेकिन अगर फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन हो गया तो इन तीन एलिमेंट्स के होने की वजह से हम लोग के H के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव कैरेक्टर बहुत हाई होगा। और अगर डेल्टा पॉजिटिव कैरेक्टर बहुत हाई हुआ तो उसके वजह से ये H वाला पार्ट सामने किसी भी एटम के साथ, कोई भी एटम जिसके ऊपर लोन पेयर हो या इसमें नेगेटिव चार्ज हो, बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो, सामने कोई भी एटम हो, आयन हो या मॉलिक्यूल का एक पार्ट हो, ये H वाला पार्ट अपने काफ़ी हाई डेल्टा पॉजिटिव कैरेक्टर रखने की वजह से आराम से सामने वाले इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ इंट्रैक्शन कर सकता है। और इसी इंट्रैक्शन वाले पार्ट को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल सकते हैं। जैसे अगर ढंग से देखो तो ऊपर जो अभी डिस्कस किया था कि डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन वाले पार्ट में कि एक डाइपोल हुआ और दूसरे डाइपोल के साथ इंट्रैक्शन किया, तो यहाँ डेल्टा प्लस और यहाँ डेल्टा माइनस, यही चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे मान लो कि ऐसा लेके चलते हैं, एक्स एच है और सामने भी एक्स एच है, तो जो भी एलिमेंट है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सबके ऊपर लोन पेयर है, सामने वाले पार्ट के ऊपर डेल्टा एच प्लस डालेगा, मतलब एच के ऊपर डेल्टा प्लस चार डालेगा, और उसके बाद लोन पेयर है खुद के ऊपर, तो आराम से इस हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे इंट्रैक्शन होगा, साथ ही साथ डेल्टा माइनस भी था। है यही डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, मतलब यहाँ पे डेल्टा माइनस बना, डेल्टा प्लस, तो एक डाइपोल बन गया, यहाँ पे डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, मतलब फिर से एक डाइपोल बन गया, और दोनों डाइपोल के बीच में इंट्रैक्शन हुआ, तो है डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन ही। लेकिन हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बहुत हाई होने के वजह से, और एलिमेंट जो है वो ऑलरेडी बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इन एलिमेंट्स के बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये जो इंट्रैक्शन है वो नॉर्मल डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स के जैसा एग्जिस्ट करता है। तो उसी स्ट्रेंथ की वजह से, मतलब बहुत ही एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ रहता है, उसी स्ट्रेंथ की वजह से इस चीज़ को हम लोग नॉर्मल डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन नहीं बोलते, इस चीज़ को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड बोलना शुरू कर देते हैं। है डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन ही, लेकिन हम लोग उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं क्योंकि ये इंट्रैक्शन एक नॉर्मल डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्गर स्ट्रेंथ शो करता है। तो इस चीज़ को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, जिसका सिंपल सा कंडीशन ये है, अगर कोई भी एलिमेंट एक्स है जो कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन हो सकता है, मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, अगर इससे कोई एटम अटैच्ड है हाइड्रोजन वाला पार्ट, तो इसके सामने अगर कोई भी एटम रख दे, वो एक्स हो या कोई अननोन एलिमेंट हो, कोई मतलब नहीं उससे, जिसके ऊपर लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, तो इन तीन एलिमेंट के बहुत ही हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के होने की वजह से ये जो एलिमेंट वाला पार्ट है वो एच के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेल्टा पॉजिटिव कैरेक्टर जनरेट कराएगा, और ये डेल्टा पॉजिटिव वाले पार्ट होने की वजह से ये पार्ट आराम से सामने के इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ इंट्रैक्शन करेगा। इसी इंट्रैक्शन वाले पार्ट को जो एच वाला पार्ट सामने वाले एलिमेंट के साथ कर सकता है, इसी इंट्रैक्शन को, इसी डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन को हम लोग नॉर्मली डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन ना बोल करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलना शुरू कर देते हैं। और ये तीन एलिमेंट्स का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होता है। वैसे ऐसा नहीं है केवल तीन एलिमेंट्स है, सल्फर भी कहीं कहीं केसेस में है, और भी मॉलिक्यूल्स हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकते हैं, लेकिन उस तरह के मॉलिक्यूल्स बहुत ही स्पेसिफिक है। मतलब जैसे क्लास 12 में एक एग्जांपल होता है जहाँ पे कार्बन से हाइड्रोजन अटैच होने पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो पाता है, तो CCl3, ये CSCl3, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का यूज मालूम है? पैकेजिंग, पैकेजिंग, क्लोरोफॉर्म, बेहोश करने का काम एनेस्थीसिया। होता। हाँ बेसिकली बेसिकली पैकेजिंग ही है। उससे बेहोश करके पैकेज के जैसे उसको अपहरण करते वक्त यूज करेंगे ना, तो पैकेजिंग के लिए तो बेसिकली इसका यूज होता है अपहरण कराने के लिए। बिहार बिहार में इलेक्शन है तो शायद से इसका काफी यूज चल रहा होगा। ये जो मॉलिक्यूल है इसमें हाइड्रोजन वाला पार्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, एक्चुअल में है कार्बन से अटैच्ड, लेकिन तीन क्लोरीन होने के वजह से
ऐसा समझ लो, यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा माइनस, तो कार्बन के ऊपर बहुत ज़्यादा डेल्टा प्लस होता है, और बहुत हाई डेल्टा प्लस होने की वजह से ये अपने हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो हाइड्रोजन के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डेल्टा प्लस कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। इनफैक्ट क्लोरोफॉर्म का जो हाइड्रोजन है वो थोड़ा एसिडिक नेचर का भी होता है। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि केवल यही तीन एलिमेंट्स होंगे, बट जनरली फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होगा। कहीं कहीं केसेस में हम लोग सल्फर लेके चलेंगे। अगर ये तीन एलिमेंट्स या सल्फर से हाइड्रोजन अटैच्ड है और सामने वाले कोई भी एलिमेंट के ऊपर, उससे मतलब नहीं कि यही तीन एलिमेंट्स हो, कोई भी एलिमेंट्स के ऊपर अगर हम लोग के पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है, तो इसके डेल्टा पॉजिटिव वाले पार्ट को सामने से हम लोग पार्शियल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन करा के रखेंगे। उसी पार्शियल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन वाले पार्ट को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम दे देते हैं। बट एप्लीकेशन में कुछ कुछ पार्ट और भी सीखने को मिलेगा, जैसे क्लोरोफॉर्म वाला एक पार्ट है, वो एक एग्जांपल को थोड़ा ध्यान रखना होगा। ये हम लोग का हाइड्रोजन का बेसिक कंसेप्ट, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले पार्ट का बेसिक कंसेप्ट होता है। पॉइंट यहाँ पे जैसे दो तीन तरीके से हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। एक तो ये कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले पार्ट का एप्लीकेशन क्या है, और दूसरा इससे रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जिनका अलग से ध्यान रखना होता है। जैसे पॉइंट्स में बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पार्ट डिस्कस कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग H2O मॉलिक्यूल कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, ये चीज़ डिस्कशन कर सकते हैं। या फिर मॉलिक्यूल वाले पार्ट में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसिडरेशन है, उसमें एक छोटा सा पॉइंट होता है D2O वाले पार्ट में और H2O वाले पार्ट में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसका हो सकता है। ये सारे के सारे पॉइंट्स हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन नहीं है, एप्लीकेशन अलग होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या फ़र्क पड़ा, लेकिन हम लोग सिंपल पॉइंट्स के डिस्कशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसोसिएटेड क्या क्या पॉइंट्स रख सकते हैं, अगर उन सब चीज़ों का डिस्कशन करें तो उसमें जैसे एक पॉइंट तो ये होता है स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पार्ट। तो इसको इस तरीके से रिलेट किया जाता है नॉर्मली कि पूरा का पूरा जो स्ट्रेंथ है वो इसलिए बना क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज काफ़ी हाई हो गया था। तो जब भी कभी स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंपेयर करने बोलेगा, तो उसमें नॉर्मली ये कंपैरिजन चलता है कि हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा किस में है। जिसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा होगा वो सामने वाले के साथ उतना ही स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शन कर पाएगा। ठीक है, सामने वाले के पास एक लोन पेयर है या एक नेगेटिव चार्ज है, बट इन जनरल अगर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो तभी जाकर के सामने वाले के साथ इंट्रैक्शन अच्छा हो पाएगा। मतलब एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा होगा वो हाइड्रोजन के ऊपर उतना ही ज़्यादा। जैसे मान लो कि फ्लोरीन है, उसके साथ हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन में फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपने तरफ, जबकि ऑक्सीजन थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो अगर फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो फ्लोरीन के ऊपर ज़्यादा डेल्टा माइनस आएगा, जबकि हाइड्रोजन के ऊपर ज़्यादा डेल्टा प्लस जाएगा। नीचे वाले केस में पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम डेवलप होगा, मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम डेवलप होगा। तो इस केस में इन जनरल स्ट्रेंथ को जब कंपेयर करते हैं तो हम लोग पहले उस एलिमेंट को देखते हैं जिस एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन वाला पार्ट अटैच्ड है। जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा वो हाइड्रोजन के ऊपर ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप कराएगा, और उसके बाद सामने वाले के साथ इंट्रैक्शन अपने आप स्ट्रॉन्गर निकल के आएगा। तो कंपैरिजन करते वक्त पहले एलिमेंट के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखो, और उसके बाद फिर हम लोग सामने वाले एलिमेंट के लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी या बेसिक स्ट्रेंथ वाले पार्ट को भी रिलेट करने की कोशिश करते हैं। ये एक छोटा सा पार्ट होता है जो हम लोग को कंसिडर करने के लिए अभी कंसिडर नहीं कर सकता, अभी थोड़ा याद ही रखना पड़ता है, बट अभी के लिए हम लोग उसको याद रखे भी एटलीस्ट ऑर्डर के फॉर्म में तो ध्यान रखेंगे। बट आगे जाने के बाद जब बेसिक स्ट्रेंथ का पार्ट मालूम पड़ जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इस चीज़ को लेकर के काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएंगे कि चलो ठीक है ये कैसे कंपेयर कर सकते हैं। जैसे इसमें एक चीज़ तो एकदम ध्यान रखना, HF वाले पार्ट का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। ऑल्दो फ्लोरीन का जो लोन पेयर डोनेट करने का टेंडेंसी वो काफ़ी कम है, लेकिन हाइड्रोजन वाला पार्ट फ्लोरीन के साथ अटैच्ड होने की वजह से काफ़ी हाई डेल्टा पॉजिटिव कैरेक्टर रखता है, जिसकी वजह से यहाँ का इंट्रैक्शन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट निकल के आता है। तो ये ऑर्डर तो याद रखना ही रखना है कि HF वाले पार्ट के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट निकल के आएगा। और नॉर्मली हम लोग जो कंपेरिजन करते हैं, जो कंपेरिजन का ऑर्डर ध्यान रखना है, उसमें HF मॉलिक्यूल के बीच में कंपैरिजन, H2O मॉलिक्यूल के बीच में कंपैरिजन और NH3 मॉलिक्यूल के बीच में कंपैरिजन चल रहा होगा। कॉम्बिनेशन की भी बात कर सकते हैं हम लोग कि HF के साथ H2O कॉम्बिनेशन, HF के साथ NH3 का कॉम्बिनेशन, H2O के साथ
NH3 का कॉम्बिनेशन, इस तरह के कॉम्बिनेशन की भी हम लोग बात कर सकते हैं। बट HF को जनरली बाकी के सब कंपेरिजन में नहीं रखा जाता है। हम लोग को जो ऑर्डर कंसिडर करने के लिए बोला जाता है वो हमेशा H2O के रिस्पेक्ट में और NH3 के रिस्पेक्ट में ही बोला जाता है। तो ये नॉर्मली एक ऑर्डर हर जगह मिलता है जो हम लोग को ध्यान रखना होता है। एक तो ये पार्ट हो गया। इसके अलावा जो हम लोग का H2O वाला पार्ट है, अगर हम लोग उसके हिसाब से काम करें तो नॉर्मली ऐसा कंसिडरेशन होता है। H2 वाला जो पार्ट है, इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ NH3 के साथ थोड़ा ज़्यादा निकल के आएगा। एक काम करते हैं, इसको हम अलग से लिख लेते, ज़्यादा बेटर होगा। HF वाले पार्ट के केस में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसको कहीं से भी कंपेयर मत करना। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड वाला पार्ट हम लोग HF के बीच में रखते हैं। बट जब H2O और NH3 के कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, H2O के साथ H2O, H2O के साथ NH3, उसमें भी एक पॉसिबिलिटी है कि हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से अटैच्ड है वो नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ इंट्रैक्शन किया, या फिर नाइट्रोजन जो हाइड्रोजन से अटैच्ड है उसका इंट्रैक्शन ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ करेंगे। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो पॉसिबिलिटीज निकल के आएंगी, इसको हम लोग को कंपेयर करना होता है। तो इसमें जैसे 4 पॉसिबिलिटीज है। H2 वाला जो पार्ट है, इसका हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ इंट्रैक्शन में चला जाए, एक पॉसिबिलिटी। दूसरा, H2 वाला जो हाइड्रोजन है, इसका इंट्रैक्शन हम लोग NH3 के साथ पुटअप कर दें। तीसरी पॉसिबिलिटी, NH3 वाले पार्ट का जो हाइड्रोजन है, इसका इंट्रैक्शन हम लोग H2O के ऑक्सीजन के साथ कैरी आउट कर ले। फोर्थ पॉसिबिलिटी, NH3 वाले पार्ट का जो हाइड्रोजन है, इसका इंट्रैक्शन हम लोग नाइट्रोजन वाले पार्ट के साथ कर ले दूसरे अमोनिया के लिए। ये 4 में हम लोगों को कंपैरिजन करना होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ क्या होगा। तो जैसे इन चारों को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखना, इन जनरल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जितना हाइयर होगा उस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना ही स्ट्रॉन्गर होगा। तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो इस केस में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। मतलब ऑक्सीजन अपने हाइड्रोजन के ऊपर जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बनाएगा ये ज़्यादा निकल के आएगा एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन वाला पार्ट इन केस ऑफ नाइट्रोजन। तो जहाँ ज़्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा वहाँ वाले पार्ट में इंट्रैक्शन भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा तो आराम से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ हम लोग ज़्यादा बोल सकते हैं। इसका मतलब फर्स्ट केस में और सेकेंड केस में जहाँ हाइड्रोजन वाला पार्ट ऑक्सीजन से अटैच्ड है, इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गर निकल के आएगा एज कम्पेयर टू थर्ड एंड फोर्थ। अब मान लो इसके हिसाब से हम लोग कंसिडरेशन लेना शुरू करें आगे के केसेस में, तो 1 2 तो हायर निकल के आ गया। अब मान लो 1 और 2 को कंपेयर करना है, तो अब दोनों के केसेस में सेम चीज है, तो हम लोग को सामने वाले एलिमेंट को देखना पड़ेगा और उसके बेसिक स्ट्रेंथ को देखना पड़ेगा। मतलब बेसिकली लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी को देखना पड़ेगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ पे शायद तुम लोग को लास्ट क्लास या उससे पहले क्लास में बोला भी था कि ऑक्सीजन वाला पार्ट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बेसिक स्ट्रेंथ कम निकल के आएगा। नॉर्मली इस तरीके से भी ध्यान रखना। वाटर जो है न्यूट्रल होता है, जबकि अमोनिया वाला पार्ट बेसिक नेचर का होता है। तो अमोनिया बेसिक नेचर का, इसका क्या मतलब है कि अमोनिया ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है। तो अगर हाइड्रोजन सेम रहा तो उस केस में फिर सामने वाले पार्ट के बेसिक स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर काम करे तो अमोनिया का बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। इसका मतलब यहाँ का हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इंट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा एज कम्पेयर टू H2O। तो उसके हिसाब से हम लोग आराम से सेकेंड वाले पार्ट को पहले नंबर पर रख सकते हैं, फिर फर्स्ट वाले पार्ट की बात कर सकते हैं। और उसके आगे कंसिडर करेंगे जब, तो सेम नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन दोनों जगह दे रखा और NH3 वाला पार्ट का इंट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, मतलब 4 के बाद 3 वाले पार्ट को आराम से पुट अप कर सकते हैं। तो 2 1 4 3 ये ऑर्डर हम लोग आराम से मेंशन करके काम कर सकते हैं। HF वाले पार्ट को, ठीक है, HF वाले पार्ट को हम लोग जो कंसिडर करके चल रहे हैं वो तो हम लोग को दिख ही रहा है सीधा कि स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला जो पार्ट है वो तो हम लोग को HF में कंसिडर करके चलना ही है। उसके अलावा फिर हम लोग नॉर्मली इस ऑर्डर के हिसाब से आराम से कंसिडरेशन लेके चल सकते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पार्ट के लिए हम लोग को पहले डेल्टा H प्लस देखना होगा, फिर सामने वाले पार्ट के बेसिक स्ट्रेंथ को देखना होगा। तो एक ये ऑर्डर का ध्यान रखना जो हम लोग को हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड पॉइंट में डिस्कस करना होता है, पहला चीज। दूसरा एक और पॉइंट होता है, जैसे हम लोग जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं तो इस केस में हम लोग टाइप्स की बात करते हैं बेसिकली। और टाइप्स वाले पार्ट का मतलब है कि हम लोग केवल ये चीज़ देखते हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा कि मॉलिक्यूल के बाहर हो रहा। और इसमें टाइप्स वाले पार्ट में 2 क्लासिफिकेशन है बेसिकली अपने पास। एक को हम लोग इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं और दूसरे पार्ट को हम लोग इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं।
इंट्रामॉलिक्यूलर एंड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इन दोनों केसेस को अगर हम लोग कंसिडर करके चले तो इंटर का मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, इंट्रा का मतलब विद इन द मॉलिक्यूल हम लोग कंपैरिजन करके चल रहे हैं। तो इसको ऐसा समझ लो जैसे ऊपर के केस में भी लिया था कि एक H2O मॉलिक्यूल वाला पार्ट दूसरे H2O के साथ कंबाइन कर रहा है। तो जब दो मॉलिक्यूल्स, दो अलग मॉलिक्यूल्स हो या सेम ही मॉलिक्यूल को लेके चल रहे, H2O का ही सेम रिपीटेशन हुआ, बट दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो वहाँ पे टर्म हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आराम से बोल सकते हैं। और इंट्रा का मतलब विद इन द मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। तो जैसे इन जनरल मान लो ये सबसे स्टैंडर्ड एग्जांपल में कंसिडर किया जाता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। एक तो फिनॉल है मतलब बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप होगा, और ऑर्थो पे नाइट्रो ग्रुप मतलब NO2 ग्रुप होता है। तो अगर इसको हम लोग कंसिडर करके चले तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आएगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग आराम से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो अगर एक मॉलिक्यूल के विद इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है तो वहां पे हम लोग टर्म आराम से इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वर्ड यूज कर सकते हैं। तो ये दो पॉइंट्स का थोड़ा ध्यान रखना होगा, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन दोनों केसेस के बेसिस पे हम लोग ऐसा कंसिडरेशन लेके चलेंगे, मतलब एक तो याद रखना होगा क्योंकि इन दोनों केसेस के बेसिस पे हम लोग स्टेबिलिटी में थोड़ा सा वेरिएशन करके रखते हैं। और उसका पॉइंट ये होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में स्ट्रेंथ थोड़ा वीक निकल के आता है एज कम्पेयर टू इंट्रामॉलिक्यूलर। बट एक्चुअल में जैसे हम इसका इसका पीछे कभी रिसर्च तो नहीं किया, बट जो इंट्रामॉलिक्यूलर है उसको थर्मोडायनेमिक्स से एसोसिएट किया जा सकता है कि इंट्रामॉलिक्यूलर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो उस केस में ज़्यादा स्टेबिलिटी का तो नहीं मालूम, लेकिन ज़्यादा फिजिबली रिएक्शन अच्छा क्यों होता है ये हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस कर लिया करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में एक छोटा सा टर्म होता है इंट्रोपी, उस इंट्रोपी से हम लोग ये कंसिडरेशन ले सकते हैं कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा सुटेबल ऑप्शन क्यों है एज कम्पेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर, और उसी चीज़ को स्टेबिलिटी से रिलेट कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, ज़्यादा सुटेबली इंट्रामॉलिक्यूलर होगा, तो जब ज़्यादा सुटेबली इंट्रामॉलिक्यूलर होगा इसका मतलब ज़्यादा स्टेबिलिटी भी इंट्रामॉलिक्यूलर से मिल रहा होगा। तो ऐसे करके इनडायरेक्टली इंट्रोपी वाले पार्ट से उस चीज़ को हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्टेबिलिटी देता है एज कम्पेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पार्ट। तो एक ये छोटा सा कंसेप्ट है जिसका थोड़ा ध्यान रखना। और जिससे स्टेबिलिटी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रैक्शन है बेसिकली। तो अगर इंट्रैक्शन होगा तो स्टेबिलिटी आएगा ही आएगा, जितना स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शन होगा उतना स्ट्रॉन्गर स्टेबिलिटी होगा। ये पार्ट हम लोग टाइप्स के साथ साथ आराम से मेंशन कर सकते हैं कि दो टाइप्स होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल के विद इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इंटरमॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल के बाहर दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसमें थर्ड पॉइंट ये ध्यान रखने लायक होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर H bond is stronger than intermolecular hydrogen bonding। बट उसमें ये चीज़ ध्यान रखना जैसे सेम नेचर के बॉन्ड्स होने चाहिए, ऐसा नहीं कि हम लोग अलग अलग चीज़ों को कंपैरिजन कर रहे हैं। अलग अलग चीज़ों का कंपैरिजन करेंगे तो ये पॉइंट नहीं लिख सकते हम लोग, ठीक है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन इंटरमॉलिक्यूलर H bond, therefore provides higher stability, therefore provides higher stability। एक ये पार्ट जो हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना होता है। फिर उसके बाद हम लोग और क्या कंसिडरेशन लेके चल सकते हैं, हाँ ठीक है, उसके आगे फिर हम लोग H2 वाले पार्ट कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा सकता है। जैसे अच्छा हाँ, नहीं उससे पहले एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। HF जो मॉलिक्यूल है इसके एग्जिस्टेंस का एक स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान रखना, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप से एग्जिस्ट करता है। अच्छा, HF का शेप क्या निकल के आएगा, जल्दी बताओ। लीनियर। लीनियर शेप निकल के आएगा, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो अगर HF का शेप लीनियर निकल के आ रहा है तो उस केस में हम लोग का जो कंसिडरेशन है वो ऑलमोस्ट इस टाइप का रहता है। जैसे यहाँ से H वाला पार्ट है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बट फ्लोरीन के ऊपर 3 लोन पेयर है बेसिकली। तो लोन पेयर तो किसी न किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में होगा ही होगा। तो उस डायरेक्शन के होने की वजह से यहाँ तक का पार्ट तो स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि इंट्रैक्शन चल रहा है, तो स्ट्रेट लाइन ताकि रिपल्शन का फैक्टर मिनिमम हो। लेकिन उसके आगे का पार्ट स्ट्रेट लाइन नहीं होता एक्चुअल में। इंट्रैक्शन लोन पेयर के एग्जिस्टेंस की वजह से कुछ इस शेप में निकल के आना शुरू हो जाता है। और हम लोग जब HF के
एग्जिस्टेंस की बात करते हैं तो हम लोग को इस टाइप से ही स्ट्रक्चर बनाते हुए काम करना होगा कि एचएफ वाला पार्ट अपने आप को इस जिगजैग फॉर्मेट में ही रखने की कोशिश करता है, क्योंकि लोन पेयर का प्लेसमेंट और हाइड्रोजन का प्लेसमेंट उसको पूरे मॉलिक्यूल को इस तरह का जिगजैग शेप देने की कोशिश करता है। तो एक एचएफ के ये एग्जिस्टेंस वाले पार्ट का थोड़ा ध्यान रखना। हमको भी पहले नहीं मालूम था, स्ट्रेट लाइन के जैसे समझते थे, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन ही है, वो चीज़ जिगजैग फॉर्म में ही रहता है। पांचवा इंफॉर्मेशन जो ध्यान रखना है, नंबर ऑफ एच बॉन्ड। और कहीं पूछा कि एचएफ को शेप किया तो जिगजैग बोलेंगे कि लीनियर? डिपेंड करता है उस ऑप्शन के हिसाब से, उसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है। जब एचएफ का शेप पूछेगा तो एचएफ का शेप का क्या मतलब है, एक मॉलिक्यूल की बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का पूछ रहा है। वही तो आप भी तो पूछे एचएफ का, फिर बोल रहे हैं। अरे एचएफ का मतलब कि एचएफ के एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं। पहले हमको लगता था कि ऐसा एग्जिस्टेंस होता होगा, लीनियर शेप है तो एक एचएफ ऐसा हो गया, फिर दूसरा एचएफ ऐसा हो गया, फिर तीसरा एचएफ ऐसा हो गया। एचएफ का एग्जिस्टेंस, हाँ, एचएफ का एग्जिस्टेंस मतलब हम लोग एक लिक्विड एचएफ लिए तो उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो सब इस तरीके से अलाइंड होते हैं क्या? तो इस तरीके से नहीं, जिगजैग फॉर्म में अलाइंड होता है। ठीक है। इसके बाद जैसे एक ये छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एच बॉन्ड फॉर्म्ड बाय H2O। और ये एक्चुअल में रीजन भी है, आगे जाने के बाद पता चलेगा कि ये रीजन है बॉइलिंग पॉइंट में अल्कोहल और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस का, जिसमें वाटर का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा निकल के आ जाता है इन जनरल। तो इसको इस तरीके से समझना, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराने के लिए जैसे अपने पास H2O मॉलिक्यूल है, तो H2O मॉलिक्यूल वाले पार्ट में एक तो अपने पास ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन वाले पार्ट है, और उसके अलावा ऑक्सीजन वाले पार्ट पे 2 लोन पेयर वाले पार्ट है। तो अगर मैक्सिमम नंबर की बात करें तो उस केस में एक हाइड्रोजन किसी एक H2O के साथ इंटरेक्शन कर सकता है, एक बॉन्ड बनाएगा। दूसरा हाइड्रोजन किसी दूसरे H2O के साथ आराम से दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। और जो लोन पेयर वाला पार्ट है, वो लोन पेयर वाला पार्ट आराम से HOH के साथ इंटरेक्शन कर सकता है, और दूसरा जो लोन पेयर एक और था वो भी HOH के साथ इंटरेक्शन कर सकता है। मतलब एक वाटर का मॉलिक्यूल एक टाइम पे 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग आराम से बना के रह सकता है। एक ये छोटा सा फैक्ट हम लोग को ध्यान रखते हुए काम करना होगा। तो जैसे मान लो कि अगर हम लोग यहाँ पे अल्कोहल की बात करें, ROH, तो ये कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना चाहिए मैक्सिमम? 3 करना चाहिए सिंपली, क्योंकि R के साथ एक ऑक्सीजन है, एक H है, तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है, ये 2 लोन पेयर तो इंटरेक्शन में चला जाएगा H2O के साथ। मान लो कि अल्कोहल के साथ ही जाता है तो HOR के साथ चला गया। उसके अलावा हाइड्रोजन वाला पार्ट ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ इंटरेक्शन में चला गया, बट यहाँ तो कार्बन चेन है, इधर कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। तो अल्कोहल के अंदर इंटरेक्शन थोड़ा कम होता है, वाटर के अंदर इंटरेक्शन थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है एज कम्पेयर टू अल्कोहल। अल्कोहल जल्दी इवोपरेट कर जाता है, ज़्यादा वोलेटाइल नेचर का होता है। तो अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से एप्लीकेशन में भी रिलेट कर सकते हैं, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नंबर के हिसाब से भी रिलेट कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस चीज़ का रिलेशन बहुत ही प्रॉपर तरीके से चलेगा। वहाँ पे एक जगह पे हम लोग इन्हीं सब चीज़ों का डिस्कशन रखते हैं कि अल्कोहल और वाटर में ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका निकल के आएगा। उसके अलावा क्या पॉइंट था, हाँ, ये ड्यूटेरियम वाला पार्ट। खुद से सोच के बताओ, D2O और H2O में ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कर पाएगा? ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसका होगा? H2O एंड D2O में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसका होगा? और इस चीज़ को वहाँ से रिलेट कर सकते हैं, एक छोटा सा प्रॉपर्टी तुम लोगों को पढ़ने बोला था, हाइड्रोजन टॉपिक में पढ़ के आना, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम का, उन चीज़ों से रिलेट करना होगा यहाँ पे। D2O में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। रीजन? वो है कि आइसोटोप्स जिसमें ज्यादा न्यूट्रॉन्स रहता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ठीक है, तो उस पे ज्यादा डेल्टा प्लस चार्ज फॉर्मेशन होगा। एग्जैक्टली। अगर हम लोग D2 वाले पार्ट को कंसिडर करके चले, तो जैसे ड्यूटेरियम वाला पार्ट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है,
तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है अपने पास इलेक्ट्रॉन कम रखना चाहेगा, दूसरे को इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देना चाहेगा। तो अगर हम लोग H2O के रिस्पेक्ट में कंपैरिजन करें तो हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से अपने ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कम रखेगा, बट ड्यूटेरियम ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का है, मतलब अपने ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज रखना चाहेगा। तो यहाँ से आराम से डेल्टा प्लस वाला पार्ट हाइयर मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। और अभी जस्ट यही मेंशन किया था स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कि ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला पार्ट कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो सिंपली अगर हम लोग इस मॉलिक्यूल में डेल्टा प्लस ज़्यादा बना रखे हैं तो आराम से वो सामने वाले पार्ट के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शन कर सकता है। उधर H2O हो या D2O हो, इंट्रैक्शन वाला पार्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। तो D2O का जो इंट्रैक्शन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू H2O। तो इसको हम लोग डेंसिटी से रिलेट कर सकते हैं एक्चुअल में। जैसे मान लो कि ऑल्दो मास का फैक्टर तो था ही ज़्यादा, ठीक है, मास का फैक्टर ज़्यादा से, जैसे मान लो कि साइज के फैक्टर में कोई डिफरेंस नहीं है। H2 और D2 में हाइड्रोजन ड्यूटेरियम का साइज सेम है, मतलब पूरे मॉलिक्यूल का साइज सेम होगा। अगर मॉलिक्यूल का साइज सेम है इसका मतलब नॉर्मली डेंसिटी की अगर बात करते तो मास बाई वॉल्यूम D2O का मास ज़्यादा है, वॉल्यूम सेम है, मतलब डेंसिटी ज़्यादा होगा। तो डेंसिटी ऑफ D2O इज हायर देन डेंसिटी ऑफ H2O, ऐसे भी बोल सकते थे। लेकिन ड्यूटेरियम के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होने की वजह से जो D2O है वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है। कॉम्पैक्ट होने का मतलब जितना स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शन होगा मॉलिक्यूल्स उतनी ज़्यादा क्लोजली पैक होंगे, उतना ज़्यादा अच्छे से पैकिंग इफिशिएंसी रहेगा, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में वैकेंट स्पेसेस उतने ही कम होंगे। तो अगर यहाँ का इंट्रैक्शन ज़्यादा है तो वॉल्यूम सेम नहीं होगा। ओवरऑल वॉल्यूम, एक मॉलिक्यूल की बात नहीं करें, एक H2O D2O का वॉल्यूम सेम हो भी सकता है, बट जब मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन होगा तो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शन लोअर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, मतलब जितना डेंसिटी आना चाहिए था उससे थोड़ा एक्स्ट्रा हाई डेंसिटी उसके स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आराम से निकल के आ सकता है। एक छोटा सा एप्लीकेशन ध्यान रखना, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले पार्ट में डेंसिटी से हम लोग रिलेट का करके ऊपर चल कीजिए सकते ना। हैं। क्या और क्या करना है? इसमें ऑफलाइन हो गया तो देख रहा हूँ कितना बड़ा पार्ट मिस हुआ है डायग्राम का। अब तुम अलग ही मिस किया, तुमको बोल रहे ब्रॉडबैंड लगवा लो, तुम पैसा बचाने नहीं में लगा सोचा पड़ा है। हूँ अभी लगवाने दे। अच्छा अभी सोचा है तो गजब नालायक आपका है। गलती है, आप रात को रखते हैं क्लास, रात को सब लोग मोबाइल चलाते हैं, आप सुबह रखिए, सुबह कितना अच्छा चलता है स्कूल का क्लास। कौन बोल दिया सुबह अच्छा नेट चलता है? रात को नेट अच्छा नहीं चलता है, और सॉरी रात को सुबह अच्छा लोग नेट कम चलता है। जगते हैं ना, क्वारंटाइन में घर में सोए रहते हैं। आज मैं 5:55 में जगा था। आज हम 5:55 में सोए थे। आज जान रहा हूँ 3 बजे तो स्टेटस देखते हैं मेरा, मैं कितनी बजे देखा हूँ। हाँ तो ठीक है, देखते चलो हैं। इसके बाद एप्लीकेशन की बात करते हैं हम लोग। एटलीस्ट सिम कार्ड चेंज कर लेना भाई, तो एयरटेल है, रिलायंस है, इतने सारे हैं भाई। एयरटेल तो और नहीं चलते हैं सर, चाचू है मेरे यहाँ पे अभी, घर एयरटेल घर कॉल तो छोड़ सिम है। एक कुछ दिनों पहले हम एक फोटो देखे थे, वो वायरल भी हुआ था कि केरला में एक लड़की को पढ़ाई करना था तो छत पे बैठ के पढ़ाई कर रही थी। हाँ सर देखे हैं। हाँ देखा है ना सब लोग, तो वही तू भी कर ऐसा, जहाँ नेटवर्क अच्छा चलता है टावर के नीचे, टावर के ऊपर चढ़ करके पढ़ाई किया अगर, तो तुम्हारे घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवा दिया जाएगा गिर गया सरकार के तो द्वारा। गिर गया तो तुम उड़ने लगना, और क्या। लैपटॉप का एक काम नुकसान करना हो है, जाएगा ना। एक काम करना है, रेड बुल लेकर के जाना ऊपर, ठीक है। जैसे ही गिरेगा तो रेड बुल पी लेना, फिर मैं नहीं पीता है रेड बुल जाए, कोई भी। नहीं पंख लग जाएगा फिर उड़ने लगेगा तो, ठीक है। चलो ध्यान दो एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। जैसे एक सिंपल सा पॉइंट ये होता है, इनफैक्ट ये एक्सेप्शन का हर जगह पे पॉइंट आएगा। नॉर्मली एक पॉइंट ये कंसिडर करते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट से रिलेट करते वक्त, कि जितना ज़्यादा मॉलिकुलर मास होता है, मतलब हायर मोलर मास अगर कंसिडर करें, तो जितना ज़्यादा मोलर मास होता है उस केस में बॉइलिंग पॉइंट वाला पार्ट उतना ही ज़्यादा होता है। एक नॉर्मल सा कंसिडरेशन है, किसी भी मॉलिक्यूल से एसोसिएट कर सकते हैं इस चीज़ को। जैसे बचपन में एक चीज़ सुना है, F2Cl2 Br2 और I2, इन सब में फ्लोरीन का ये जो फिजिकल स्टेट हो क्या होता है, कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करता है? F2 वाला गैस। पार्ट गैसियस फॉर्म में, क्लोरीन वाला पार्ट गैस। गैस। 10th क्लास में शायद दे रखा है। ब्रोमीन वाला पार्ट लिक्विड। लिक्विड, और आयोडीन वाला पार्ट सॉलिड। सॉलिड। तो इन सब में ये दोनों पार्ट गैसियस फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, बाकी सारे पार्ट लिक्विड और सॉलिड में क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं? तो इस चीज़ का छोटा सा पार्ट तुम लोग को आगे गैसियस स्टेट में पता चलेगा कि इंट्रैक्शन का जो पार्ट है वो साइज के ऊपर डिपेंड करता है, मॉलिक्यूल के साइज के ऊपर। तो ज़्यादा मोलर मास होगा मतलब एटम का साइज बड़ा होगा, और अगर एटम का साइज बड़ा होगा तब उस केस में डेफिनेटली इंट्रैक्शंस भी स्ट्रॉन्गर निकल के आएंगे।
तो फ्लोरीन के केस में साइज छोटा होने की वजह से, मोलर मास कम होने की वजह से, बेसिकली मोलर मास कम होने से साइज छोटा होगा एटम का या मॉलिक्यूल का। तो अगर साइज छोटा होगा तो इंट्रैक्शन भी पुअर निकल के आएगा। जितना ज़्यादा इंट्रैक्शन होगा उतना हम लोग स्ट्रॉन्गर बॉन्ड की आराम से बात कर सकते हैं। तो आराम से एक्सेप्शन भी है ना? क्या? एक्सेप्शन। हाँ, एक्सेप्शन हाइड्रोजन क्लोरीन और बॉन्डिंग। फ्लोरीन। क्या एक्सेप्शन है? क्या एक्सेप्शन है? बोलो बोलो, हमको सुनाई नहीं दिया इसलिए पूछ रहे हैं। तो आदित्य आयरन पड़ा था, उसका ट्रेन चला गया होगा। अच्छा, तो जैसे इन जनरल जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उस केस में इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होता है इन जनरल, ठीक है। जो ऊपर लिखे थे ना वंडर वाल इंट्रैक्शन, उस तरह के इंट्रैक्शन से स्ट्रॉन्गर होते हैं। लेकिन उससे उल्टा ऑर्डर भी निकल के आता है। जैसे मान लो इसी कंसेप्ट को अप्लाई करके चले तो HF में, HCl वाले पार्ट में, HBr वाले पार्ट में और HI वाले पार्ट में सबसे ज़्यादा मोलर मास HI का है। तो इसके हिसाब से इसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये निकल के आना चाहिए था। लेकिन हम लोग का जो बॉइलिंग पॉइंट का एक्चुअल ऑर्डर आता है, सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट HCl का होता है, फिर HBr का होता है, फिर HI का होता है और सबसे, हाँ एग्जैक्टली, HF वाले पार्ट का बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाईयर निकल के आता है। तो जैसे एक छोटा सा पॉइंट सबसे पहले मैं बताया था, सबसे फर्स्ट पॉइंट, कि हम लोग इंट्रैक्शन वाले पार्ट में जो भी वनडर वाला इंट्रैक्शन है, जो भी बॉइलिंग पॉइंट है वो वनडर वाला इंट्रैक्शन की वजह से आता है। उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पार्ट है। तो इस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर एग्जिस्ट करता है तो जो मोलर मास की वजह से इंट्रैक्शन का वीकनेस था कि कम मोलर मास है तो वीक इंट्रैक्शन होगा या फिर वीक वंडर वाल इंट्रैक्शन होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसको ओवरकम कर जाता है। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहा मतलब इंट्रैक्शन स्ट्रांग होगा तो अपना जो बॉइलिंग पॉइंट वाला पार्ट है वो नॉर्मल से अलग निकल के आएगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। तो ये सबसे पहला है। हम लोग जैसे इसको ऐसा रिलेट कर सकते हैं, मान लो कि 10th क्लास में आयनिक बॉन्डिंग पढ़ा था थोड़ा बहुत, तो आयनिक बॉन्डिंग का प्रॉपर्टी क्या होता है, आयनिक बॉन्ड्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, कुछ याद है? आयनिक कंपाउंड जनरली सॉलिड होते हैं, हाई सॉलिड बॉइलिंग होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट होता हाँ है। एग्जैक्टली, बस 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 यही सुनना था, यही सुनना था हमको। हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है ना। यस तो जैसे मान लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट अगर हाई है तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग था इसको हम पार्शियल आयनिक इंट्रैक्शन बोल रहे थे। तो जब आयनिक बॉन्डिंग है मतलब कंप्लीट आयनिक इंट्रैक्शन है तो हाई बॉइलिंग पॉइंट हाई मेल्टिंग पॉइंट निकल के आ रहा है। तो जब पार्शियल आयनिक इंट्रैक्शन है तो उसमें भी तो आयनिक बॉन्डिंग के जैसा कुछ प्रॉपर्टी आएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से पार्शियल आयनिक इंट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट वाला पार्ट और बॉइलिंग पॉइंट वाले पार्ट में एक्सेप्शनल थोड़ा सा बिहेवियर निकल के आता है। इनफैक्ट ये एक छोटा सा चीज ध्यान रखना, ये मतलब हम क्योंकि इसका कहीं भी ऑब्जर्वेशन गलत नहीं देखे अभी तक, अगर कभी भी कोई ऐसा सवाल पूछ दे कि इस मॉलिक्यूल में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है, कहीं भी ऐसा सवाल पूछ दे और उसमें दिख रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इधर उधर कुछ मत सोचना, सीधा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मत लिखना सब्जेक्टिव क्वेश्चन, स्पेशली स्कूल के एग्जाम में। ज़्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो गलती पता चल जाएगा। मान लो कुछ नहीं मालूम और पूछा है कि, जैसे एक और छोटा सा फैक्ट है, H2O का बॉइलिंग पॉइंट H2S से ज़्यादा होता है, ऐसा क्यों? तो इस केस में H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रहा है तो बस ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, खत्म। उससे ज्यादा आगे पीछे कुछ मत लिखना। मतलब कहीं भी हाँ मैक्सिमम। बॉइलिंग पॉइंट में एक्सेप्शन क्या? होगा। ओए माइक्रोफोन ऑफ रख, चिल्ला रहा है। कहीं भी बॉइलिंग पॉइंट में एक्सेप्शन होगा तो सीधा बॉइलिंग पॉइंट में ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिख के छोड़ देना, ज्यादा उसमें कुछ दिमाग मत लगाना। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो, समझ में आता है तब तो अच्छी बात है। केमिकल बॉन्डिंग का Z इफेक्टिव। हाँ, जैसे कि उसमें एक्सेप्शन था पीरियोडिक टेबल में, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो ड्यू टू जेड इफेक्टिव लिख सकते हैं, क्योंकि कहीं भी एक्सेप्शन उसी की वजह से क्रिएट हो रहा था। तो बॉइलिंग पॉइंट के एक्सेप्शन आराम से हम लोग ऐसा लिखते काम कर सकते हैं। सर पूरा मार्क्स मिलेगा तब? क्या? पूरा मार्क्स मिलेगा? हाँ हाँ, पूरा मार्क्स मिलेगा आराम से। बस ड्यू टू एच बॉन्डिंग लिखेंगे तब पूरा मार्क्स मिलेगा। उसमें ज्यादा कहानी लिख देंगे जो तुमको नहीं मालूम है तो मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, केवल ड्यू टू एक एच मार्क्स का बॉन्ड, क्वेश्चन में ना। नॉर्मली एक ही मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो उसमें पूरा ही मार्क्स मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सप्लेन मत करना अगर नहीं मालूम है तो, पर ठीक है, खैर इतना तो मालूम होता ही है सबको। तो जैसे पहले एप्लीकेशन में हम लोग नॉर्मली ऐसा मेंशन करते हैं, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू एच बॉन्डिंग, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट increases exceptionally.
ये और लेकिन ये तो गलत हो गया सर कि आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है उसमें उसके आयनिक कैरेक्टर की वजह से ऐसी चीजें हो रही हैं, लेकिन आयनिक कैरेक्टर लिखना उतना सही नहीं होगा, आगे आएगा। जैसे BR2 में और IBR में बॉइलिंग पॉइंट IBR का ज़्यादा होता है, ऐसा क्यों? तो इसमें डाइपोल होने के वजह से, पोलर कंपाउंड होने के वजह से बॉइलिंग पॉइंट हायर निकल के आता है, वो भी एक पार्ट होगा, बट अभी के लिए उस चीज़ को कंसिडर मत करना। अभी सिंपली हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एप्लीकेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, इस चीज़ का एक ध्यान। हाँ बोलो। सर HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है? HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है ना, नहीं होता। मतलब क्लोरीन वाले पार्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे उस डिस्कशन किया था ना शुरू में कि HCl वाला पार्ट जो है उसमें बहुत ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर निकल के आ जाता है, बॉन्ड जो है वो ब्रेक करके H+ और Cl- के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इस वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैसे कंसंट्रेशन, मतलब ऑल्दो क्लोरीन वाला पार्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और एक चीज़ तुमको ध्यान भी होगा कि नाइट्रोजन और क्लोरीन वाले पार्ट का जो ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो सिमिलर है एग्जैक्टली, तो भी क्लोरीन वाले पार्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता है, तो इसलिए उसमें ध्यान रखना, वो 3 एलिमेंट्स ध्यान रखना, और सल्फर कहीं कहीं के केसेस में रहेगा इन जनरल, बट HCl वाला पार्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता है। नोट में ये पॉइंट ध्यान रखना, जनरली बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, मतलब मोलर मास वाला पार्ट अगर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट वाला पार्ट हाइयर होगा, ऐसा हम लोग जनरली कंसिडर कर सकते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपना एक्सेप्शन तो है ही, ऐसा लेके चलना होता है, उसमें भी ऑर्डर्स का ध्यान रखना है। जैसे HF अगर कंसिडर करके चले, HF, HCl, HBr और HI, ये 3 ऑर्डर्स ध्यान रखना, जो 3 ऑर्डर्स यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं। तो हम लोगों का जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर होना चाहिए, अगर हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कंसिडर करके नहीं चलते, तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, जितना ज़्यादा मोलर मास उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर जो है हम लोग आराम से HF का सबसे लोएस्ट, फिर HCl का, फिर HBr का, और सबसे हाईएस्ट HI का कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो इसका ऑर्डर निकल के आता है, वो एक्चुअल ऑर्डर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से चेंज हो जाता है। HF वाले पार्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट वाला पार्ट सबसे हाईएस्ट निकल के आता है, और एक्चुअल ऑर्डर निकल के आता है HCl, HBr, HI, और सबसे हाईएस्ट वैल्यू पे HF कंसिडर कर सकते हैं। ये पहला एक्सेप्शन केस जो हम लोग को ध्यान रखना होता है। फिर उसके बाद सेम एक्सेप्शनल केस H2O वाले पार्ट में, मतलब ऑक्सीजन फैमिली में आएगा। H2O, H2S, सल्फर के नीचे क्या होता है? सेलेनियम और टेलेरियम। तो इस केस में H2Se और H2Te वाला पार्ट। सेम चीज यहाँ पे भी हम लोग का जो क्या, पोलोनियम, पोलोनियम तो कंपाउंड बनाएगा भी नहीं, रेडियो एक्टिव टाइप का एलिमेंट है, उसको कंसिडर भी नहीं करते हम लोग। तो इस केस में 4 एलिमेंट्स को अगर कंसिडर करके चले, तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर H2O का सबसे लोएस्ट मोलर मास, तो सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, फिर H2Se का, फिर उसके बाद सॉरी H2S का, फिर H2Se का, और सबसे हाईएस्ट वैल्यू H2Te का होना चाहिए। लेकिन हम लोगों का हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से H2O का मोलर मास भी सबसे हाईएस्ट निकल के आता है, मतलब एक्चुअल ऑर्डर H2S गैसियस फॉर्म में होता है, H2Se वाला पार्ट शायद से लिक्विड फॉर्म में होता है, कहीं कहीं पे बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी लो है तो गैसियस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। H2T, H2O वाला जो पार्ट है वो सबसे हाईएस्ट वैल्यू पे रहता है, अपने आप को लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करा के रखता है। लेकिन ये जो तीसरा पार्ट है, इसका ऑर्डर प्रॉपरली ध्यान रखना है। नाइट्रोजन फैमिली में एलिमेंट कौन कौन से है भाई? NH3 के बाद PH3 बनेगा, उसके बाद आर्सेनिक, नाइट्रोजन, आर्सेनिक, उसके बाद एंटीमनी और बिस्मथ, एंटीमनी, बिस्मथ। SbH3 और बिस्मथ। हाँ, बी से कुछ था, पी से कुछ था, तो यही याद रख बस। तो इस केस में जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर है, अगर वो कंसिडर करके चले, निमोनिक से याद किया तो मेरे को खाली सिंबल टाइप का याद है। तो और घटिया काम कर दिया है तुम। अनपेंटियम, क्या अनपेंटियम, क्या बोला, हमको समझ नहीं आया। अनपेंटियम। अच्छा, अनपेंटियम, अरे वो तो बिल्कुल याद नहीं रखना है भाई, ये बिस्मथ तक तो याद भी रखो, उसके नीचे तो जाना ही नहीं है। वो सब एलिमेंट्स हम लोग एक्चुअली उनका कोई नाम भी नहीं है, बस उसको तो हम लोग प्लेस करके चल रहे हैं। 115 एलिमेंट में सारे के सारे एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव नेचर के होंगे, मॉलिक्यूल बनाएगा भी तो भी। बोरियम वगैरह नाम दिया गया है साइंटिफिक नाम दिया। किसको? वही सबको 115, 109, 110, 101, बोरियम वगैरह वगैरह, निकोनजियम। बढ़िया है, याद रखो तुम उसी को, हम उसको याद नहीं रखेंगे। चलो ध्यान दो इस केस को। फिलहाल में ही नाम दिया गया है। हाँ, हाल फिलहाल में भी नाम दिया गया, उससे पहले दिया भी नहीं गया था, इसलिए NCERT में आया भी नहीं, हम दिमाग भी नहीं लगाते हैं,
जितना काम का है बस उसी के हिसाब से काम करता है। याद रखवाएंगे तुमको, टेंशन मत लो। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में याद होगा क्रोमियम का और कॉपर का एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है। ऐसा नहीं कि केवल क्रोमियम और कॉपर का होता है, एफ ब्लॉक में बहुत सारे एलिमेंट्स है, वहाँ एक्सेप्शनल ऑर्डर भी बहुत यूनिक टाइप का है। तो क्लास 12 में एफ ब्लॉक में याद करवाएंगे तुम लोगों को कि कौन कौन से मॉलिक्यूल का, सॉरी कौन कौन से एलिमेंट का एक्सेप्शनल ऑर्डर है, बट टाइम के साथ करवाएंगे, अभी नहीं कि सारा इन्फॉर्मेशन अभी हम पास ऑन कर दें, ठीक है। जब हम लोग एक्चुअल ऑर्डर की बात करेंगे एफ तो ब्लॉक पूरा याद करना पड़ता है क्या? पूरा तो याद नहीं करना पड़ता है, बट हम सजेशन देंगे याद कर लेना, क्योंकि मतलब क्योंकि तुम्हारा मेंस का एग्जाम है, एडवांस का एग्जाम है और बोर्ड का भी एग्जाम है, तीनों एग्जाम्स मिला करके पूरा याद करना ही पड़ जाता है। एटलीस्ट एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन तो अच्छे से रटना पड़ता है, तो उसको याद ही कर लेना तो ज़्यादा बेटर है। उसमें छोड़ने लायक कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि डी एंड एफ ब्लॉक एक ही साथ दे रखा है, तो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं बच जाता है। उतने ही में हर एक लाइन याद करना है, प्रॉब्लम यह है। चलो जान दो। ऊपर वाले केस में एच एफ का बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट था, H2O का भी सबसे हाईएस्ट निकल के आया, लेकिन यहाँ पे वैल्यू सबसे हाईएस्ट निकल के नहीं आता है। उसको ऐसा याद रखना, NH3 वाला पार्ट एग्जैक्टली बीच में आ जाता है, मतलब 2 एलिमेंट, टोटल 5 एलिमेंट्स थे ग्रुप में, तो 2 एलिमेंट पहले 2 एलिमेंट बाद में, NH3 बिल्कुल बीच में निकल के आता है। तो सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट PS3 का, फिर उसके बाद आर्सेनिक हाइड्राइड का, फिर उसके बाद NH3 का बॉइलिंग पॉइंट निकल के आता है, फिर उसके बाद SbS3 वाला पार्ट और सबसे हाईएस्ट वाले हम लोग BiS3 वाले पार्ट को कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो डाइपोल मोमेंट में एक सवाल छूटा था तुम लोगों का, बोला था कि ऑर्डर हम लिखवाए नहीं है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, वो आगे वाला पार्ट अभी था। इस एक पार्ट का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना, इसके बेसिस पे कंपैरिजन कर सकते हैं। एक ये 3 ऑर्डर है जो हम लोग को ध्यान रखना होगा बॉइलिंग पॉइंट से रिलेट करके, पहला चीज। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि बॉइलिंग पॉइंट से केवल हम लोग इसी रिलेशन को डिस्कस करें, तो ये 3 तो मॉलिक्यूल्स ऐसे नॉर्मली थे, बट दूसरा पॉइंट और भी ज़्यादा खतरनाक होता है एक्चुअल में बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड। जैसे ऊपर भी पॉइंट मेंशन किया था, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्टेबिलिटी देता है मॉलिक्यूल को एज कम्पेयर टू इंटरमोलिकुलर, तो वो पॉइंट तो है, सही है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में ऑर्डर उल्टा निकल के आता है। बॉइलिंग पॉइंट में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट, या फिर ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज एज कम्पेयर टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये एक पॉइंट है जिसको थोड़ा ध्यान रखना होता है, तो ऐसा लिख देते हैं, समझा देते हैं, रुक जाओ। इंट्रामोलिकुलर H bond gives higher stability as compared to intramolecular H bond. Say intermolecular. Oh, sorry, as compared to intermolecular H bond. But intermolecular H bond increases the boiling point to higher extent. To higher extent. तब ज़्यादा एक्सटेंट पे हम लोग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले पार्ट के डिस्कशन को लेकर के चल रहे होते हैं। उसके भी पीछे रीज़न है, और उस रीज़न का एक्सेप्शनली हम लोग को ध्यान रखना होता है। अगर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, तो उससे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन होता है आपस में, और जब ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन होता है तो ओवरऑल जो मोलर मास है कुछ ज़्यादा दिखाई देता है। होता नहीं है, एक मॉलिक्यूल का मोलर मास जितना है उतना ही होना चाहिए, बट इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन के बॉन्डिंग की वजह से 2-2 मॉलिक्यूल्स या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट होकर सिंगल यूनिट के जैसा एग्जिस्ट करना शुरू करते हैं, मतलब डाइमराइज करके, ट्राइमराइज करके, पॉलीमराइज करके सिंगल यूनिट के जैसा एग्जिस्ट करना शुरू करते हैं, जिसके वजह से हम लोगों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा एग्जिस्ट करता है इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले पार्ट में। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है इसके रीज़न के साथ, ड्यू टू intermolecular H bond association of molecules will take place, hence effective molar mass will increase, और अगर मोलर मास इंक्रीज करता है तो उस केस में बॉइलिंग पॉइंट विल
इंक्रीज, ऐसा आराम से बोल सकते हैं। इनफैक्ट इसी चीज़ को, जैसे इफेक्टिव मोलर मास जो बोले, इसी चीज़ को एबनॉर्मल मोलर मास भी बोला जाता है। जैसे इसका सबसे स्टैंडर्ड एग्जांपल हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड लेके चल सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट में CH3COH वाला पार्ट है। इसके दो मॉलिक्यूल्स अपने आप को एसोसिएट करा के सिंगल यूनिट के फॉर्म में एग्जिस्ट कराते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एग्जिस्टेंस कुछ इस टाइप का होता है। CH3 के साथ कार्बन वाले पार्ट में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, उसके अलावा ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन वाला पार्ट। दूसरे यूनिट को भी अगर लेके चले हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट को, तो उसके हिसाब से ये हम लोग का कंसंट्रेशन है। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, दोनों मॉलिक्यूल्स के दोनों पार्ट एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। इसकी वजह से पूरा का पूरा दो यूनिट अपने आप को एक सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करके रखता है, बेसिकली डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट कराता है। तो जब ये डाइमर का फॉर्मेशन रहेगा, डाइमर का एग्जिस्टेंस होगा, मतलब हम लोगों को लगता है कि मोलर मास 60 होना चाहिए, लेकिन मोलर मास वाला पार्ट 120 भी हो सकता है। और इनफैक्ट ना मोलर मास 60 होता है ना मोलर मास 120 होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम में पता चलेगा 60 और 120 के बीच में कुछ वैल्यू आता है। और ये जो नॉर्मल मोलर मास से डेविएशन है, मतलब 60 के जगह पे वैल्यू 120 या उसके 60-120 के बीच में आ रहा, इस चीज़ को हम लोग क्लास 12 के सॉल्यूशन वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे अब नॉर्मल मोलर मास में। तो वहाँ पे ये टर्म वापस से रिपीट होगा, और एक्चुअल में क्लास 12 में ही दे रखा है ये पार्ट, अब नॉर्मल मोलर मास और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर 12th क्लास का एनसीईआरटी होगा तो उसमें ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, जब पेज पलटेंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में इस क्वेश्चन को यूज करेंगे, वहाँ पे इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन एक बार फिर से आएगा, वहाँ पे चीज़ें याद हो जाएंगी। बट ये टर्म ध्यान रखना, अब नॉर्मल मोलर मास मतलब नॉर्मली जो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता उसके एसोसिएशन या डिसोसिएशन होने की वजह से, अब एसोसिएशन में इन जनरल हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होता है, तो एसोसिएशन होने की वजह से दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल इफेक्टिवली एक सिंगल यूनिट के जैसा दिखाई देते हैं। तो हम लोग मोलर मास मान लो कंपेयर करते हैं, तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में अगर काम करके चलेंगे तो प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से रिलेट कर सकते थे बेसिकली। तो मान लो कि कंटेनर का वॉल्यूम मालूम है, कंटेनर का प्रेशर मेजर कर लिया, टेम्परेचर मालूम है, तो नंबर ऑफ मोल्स रिलेट करते वक्त, मतलब नंबर ऑफ स्पीसीज रिलेट करते वक्त हम लोग अगर वहाँ पे जैसे एक्चुअल में तो हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर से काम करते हैं, बट अभी के लिए हम सिंपल लैंग्वेज में बस बता रहे हैं। मान लो कि हाँ ये फॉर्मूला यूज़ कर ले तो ज़्यादा बेटर होगा, PM इज इक्वल टू DRT। डेंसिटी मालूम पड़ गया सिस्टम का मास बाय वॉल्यूम से, और हम लोग के पास टेम्परेचर पता है, R पता है और प्रेशर पता है, तो हम लोग मोलर मास निकाल सकते हैं। तो हम लोग एक्सपेक्ट तो मोलर मास एक्सपेरिमेंटली कुछ कर नहीं सकते, हमको नहीं मालूम कि एक्सपेरिमेंटली क्या वैल्यू आएगा। थ्योरेटिकली इसका वैल्यू 60 आना चाहिए, बट जब एक्सपेरिमेंटली ये काम करते हैं तो वैल्यू 60 के बराबर निकल के नहीं आता है। तो वो जो एक्सेप्शन निकल के आता है उसी चीज़ को हम लोग एबनॉर्मल मोलर मास बोल सकते हैं। और एबनॉर्मल मोलर मास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दो मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन हुआ, एसोसिएशन की वजह से ओवरऑल इफेक्टिव मोलर मास इंक्रीज कर गया, बॉइलिंग पॉइंट वाला पार्ट इंक्रीज कर गया, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। ऑल्दो स्टेबिलिटी में ऐसा कंसिडरेशन नहीं होगा, स्टेबिलिटी वाले पार्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामोलिकुलर है तो ज़्यादा स्टेबिलिटी देगा। इसका सबसे स्टैंडर्ड एग्जांपल जो ऊपर डिस्कस किया था, अगर हम लोग ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल लेके चले, इसको हम लोग ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बोल सकते हैं। NO2 वाला पार्ट नाइट्रो हो गया, और बेंजीन के ऊपर अगर OH है तो इस चीज़ को फिनॉल बोला जाता है, ये नाम फिनॉल। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का मतलब जस्ट बगल वाले पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप होगा। और दूसरा एक और टर्म यूज करते हैं हम लोग OH के रिस्पेक्ट में, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में NO2, इस चीज़ को हम लोग पारा नाइट्रोफिनॉल आराम से बोल सकते हैं, पारा नाइट्रोफिनॉल। तो इस केस में पारा पोजीशन पे मतलब अपोजिट पोजीशन पे नाइट्रोफिनॉल वाला पार्ट है। तो सवाल नॉर्मली दो फॉर्मेट में होता है। पहला सवाल, नाइट्रोफिनॉल नहीं होता क्या? मेटा नाइट्रोफिनॉल की ज़रूरत नहीं पड़ती अपने को, उसको भी हम लोग इसमें एडअप कर सकते हैं। बट कंपैरिजन करते वक्त ऑर्थो एंड पारा को क्यों करते हैं, क्योंकि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ मेटा नाइट्रोफिनॉल से एक्सेप्शनली हाई होता है। उसके पीछे कुछ रीज़न होता है, उस रीज़न को यहाँ पे भी डिस्कस नहीं कर सकते। तो पहला कंसिडरेशन स्टेबिलिटी का होता है। इसमें स्टेबिलिटी वाले पार्ट में पूछा जाएगा कि ऑर्थो और पारा नाइट्रोफिनॉल में ज़्यादा स्टेबिलिटी किस में हो पाएगा। तो इस केस में ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू पारा नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि अगर हम लोग ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल लेके चलेंगे तो इस केस में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग गिव्स मोर स्टेबिलिटी दैन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे
हम लोग आराम से इंट्रा लिख देते हम, केवल इंट्रा H बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा, ये मेंशन कर दिया। लेकिन जब पारा नाइट्रोफिनॉल होगा तो पारा नाइट्रोफिनॉल वाले पार्ट में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो इंट्रा मॉलिक्यूलर ना होके इंटर मॉलिक्यूलर होता है। मतलब ऐसा कंसिडरेशन लेके चल सकते हैं हम लोग कि दो मॉलिक्यूल्स वाले पार्ट आपस में एसोसिएट हो गए, या हो सकता है दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट हो गए। जैसा एक NO2 है, ये इसके साथ इंट्रैक्शन किया तो यहाँ का NO2 और आगे इंट्रैक्शन कर सकता है, वहाँ का NO2 और आगे इंट्रैक्शन कर सकता है। तो इस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है, लेकिन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसका मतलब इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल सकते हैं। और क्योंकि इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है, ज़्यादा स्टेबिलिटी देता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, तो स्टेबिलिटी के टर्म में 1 > 2 कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन जब बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट वाले पार्ट में नीचे दो मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो गए, मतलब बॉइलिंग पॉइंट के लिए जो मोलर मास है वो इफेक्टिवली काफ़ी बढ़ गया। अगर मोलर मास बढ़ गया तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट वाला पार्ट भी बढ़ जाएगा, तो पारा नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हाईयर निकल के आएगा एज कम्पेयर टू ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। एक ये एग्जांपल हम लोगों को ऑर्थो एंड पारा वाले पार्ट से रिलेटेड या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड एप्लीकेशन में ध्यान रखते हुए काम करना होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट के दो एक्सेप्शन थोड़ा ध्यान रखने का है। तीसरा एप्लीकेशन जो कंसिडर कर सकते हैं, एक चीज बताओ, विस्कोसिटी वर्ड सुना है कभी? यस सर। क्या होता है? फ्लूइड। जो सुना है कभी विस्कोसिटी? तो बड़ा शांत है आज, घर में मार वार खाइए क्या? नहीं तो कुछ नहीं हुआ है। आवाज भी नहीं आ रहा, घर वाले खाना नहीं खिलाया आज क्या? आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा बिल्कुल भी। क्या होता है विस्कोसिटी बताओ? लिक्विड में होता है। लिक्विड में होता है, होता फ्लूइड क्या में है? होता है सर। फ्लूइड में होता है। हम पूछ रहे होता क्या है, हम ये नहीं पूछ रहे कहाँ होता है। फोर्स होता है, प्रॉपर्टी होता है एक तरह का। तो हिंदी में तो चिपचिपा बोल सकते हैं, विस्कोसिटी है, विस्कस है। हाँ, होता क्या है विस्कोसिटी, यही तो जानना चाह रहे, चिपचिपा क्या? फोर्स होता है सर। हाँ भाई, बाकी किसी को मालूम है विस्कोसिटी? तो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन है बेसिकली, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फ्रिक्शन तो क्या ही बोलेंगे, बट फ्रिक्शन में ज़्यादा प्रिसाइजली बोलना होता है। जो लिक्विड्स होते हैं वो भी लेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि लिक्विड वाला पार्ट ऐसे ही हवाबाजी में इधर उधर एग्जिस्ट करता है। लिक्विड्स वाले पार्ट लेयर में एग्जिस्ट करते हैं, और इन लिक्विड्स के लेयर के बीच में इंट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं। तो ये जो इंट्रैक्शन फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, इन्हीं इंट्रैक्शंस वाले पार्ट को हम लोग विस्कोसिटी बोला करते हैं। मतलब लिक्विड के लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि जैसे एक लेयर दूसरे के ऊपर स्लाइड करता है, ये चीज़ ऑब्जर्वेशन तुमको फ्लूइड डायनेमिक्स में मालूम पड़ेगा फिजिक्स में, कि ऊपर का जो लेयर है वो ज़्यादा तेजी से मूव करता है, नीचे का लेयर उतने तेजी से मूव नहीं करता। एक नदी में मतलब अगर दो लेयर्स दे रखे तो ऊपर का लेयर हमेशा ज़्यादा तेजी से मूव करेगा, नीचे का लेयर उतने तेजी से मूव नहीं करेगा। उसी का एप्लीकेशन, शायद उसी का एप्लीकेशन है, या हो सकता है कि सरफेस टेंशन का एप्लीकेशन हो, एग्जैक्टली हमको नहीं मालूम। ड्रैग होता है। क्या? ड्रैग। ड्रैग? ये पूछ रहा है? यस। फ्रिक्शन फोर्स इन फ्लूइड को ड्रैग बोलते हैं। नहीं 8 में नहीं सर, 8 में ही लिखा था बुक में। नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स इन फ्लूइड को ड्रैग नहीं बोलते। कभी स्काई डाइविंग देखा है या किया है? हाँ देखा हूँ। तो देखिए तो कर सकता है स्काई डाइविंग, तो टावर पे चढ़ के कूदना है, स्काई डाइविंग हो जाएगा तुम्हारा रेड बुल 18 पी साल के करके। बाद। अच्छा, ऐसा उससे पहले नहीं कर सकते? नहीं सर। ओके। तो जैसे जब हम लोग जब क्या बोलते हैं, जब स्काई डाइविंग करते हैं, तो स्काई डाइविंग में भी शायद सुना होगा, जैसे आदमी कूदता है तो उस टाइम पे स्ट्रीमलाइन बॉडी सा क्या होता बना है? के रखते, स्ट्रीमलाइन बॉडी सा बना के रखते हैं ताकि ड्रैग को थोड़ा सा रिड्यूस कर सकें। हाँ, उसमें एक चीज दिखता है, आदमी लोग अपना जो सरफेस एरिया है वो बढ़ा के रखने की कोशिश करते हैं। मतलब जो आदमी है वो जो भी लेटा रहता है वो अपना सरफेस एरिया को बिल्कुल जितना हो सकता है बढ़ाने की कोशिश करता है, मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैट सरफेस रखने की कोशिश करता है, क्योंकि जो भी नीचे एयर है वो एयर वाला पार्ट उसके ऊपर फोर्स लगा रहा होता है। जैसे जब हम लोग कूदते हैं ऊपर से, तो कूदने के बाद एयर रेजिस्टेंस लगता है। वेलोसिटी बढ़ता है,
एयर का रेसिस्टेंस भी रहता है बट वेलोसिटी बढ़ता है। बट जैसे जैसे हम लोग का वेलोसिटी बढ़ते जाता है एक सर्टेन पॉइंट के बाद एयर का रेसिस्टेंस या फ्रिक्शनल फोर्स, बेसिकली उसी चीज को ड्रैग फोर्स भी बोला जाता है। ये जो तुम्हारे उसमें दे रखा है भाई, हेलिडे रेस्निक बुक में दे रखा है, हम पढ़े तो वहीं पे पढ़े थे, हेलिडे रेस्निक में ड्रैग फोर्स वर्ड दे रखा है। तो एक सर्टेन टाइम के बाद फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू या एयर के जो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू है या ड्रैग फोर्स का वैल्यू इतना हाई हो जाता है कि जो नीचे का ग्रेविटेशनल फोर्स है और ऊपर का हम लोग का फ्रिक्शनल फोर्स वाला पार्ट एक्ट कर रहा होता है, वो दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। तो वहाँ पे जाके हम लोग का वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है। मतलब टाइम के साथ नीचे जाने पे वेलोसिटी बढ़ता नहीं है, कांस्टेंट हो जाता है। शुरू में बढ़ता है, बाद में कांस्टेंट रह जाता है। तो जो ड्रैग फोर्स है वो नॉर्मली हमको तो ध्यान है कि एयर से एसोसिएट करते हैं, हो सकता है उसको लिक्विड से भी एसोसिएट करते होंगे, लेकिन उसके लेयर्स के बीच में एसोसिएशन नहीं करते। मान लो एक लिक्विड है, उसमें हम लोग कूद गए कंटेनर में, तो कूदने पे जैसे जब कूदे तो उस टाइम पे वेलोसिटी अलग होगा, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे या एक बॉल फेंका कोई भारी सा जो डूब सकता है अंदर, तो नीचे जाने पे जो बॉल का वेलोसिटी है वो धीरे धीरे स्लो होगा, क्योंकि जो उसका सरफेस है उसके ऊपर ऊपर के डायरेक्शन में, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो तो रिलेटिव। बायंट फोर्स आ जाता है ना। बायंट फोर्स अलग चीज है। बायंट फोर्स मतलब सरफेस पे एक पार्टिकल का एग्जिस्टेंस है, बायंट फोर्स भी उधर एग्जिस्ट कर रहा होता है, लेकिन जब मोशन हो रहा होता है, जैसे मान लो कि फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब क्या है, तो फ्रिक्शनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो रिलेटिव मोशन को रेसिस्ट करता है। सिंपल सा बात है, जैसे हम लोग बैठे हुए तो थोड़ा ना हम लोग का फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, लेकिन अगर हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी अलग चीज होता है, वो उसी ड्रैग फोर्स के बाद निकल के आएगा। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी मतलब एक मैक्सिमम वेलोसिटी जहां पे जाके रीच करेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट अपने ग्रेविटेशनल फोर्स और ड्रैग फोर्स के इक्वल होने की वजह से सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, उस चीज को टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। जैसे स्काई डाइविंग में बोला, जब स्काई डाइविंग करेंगे तो उसके इसमें शुरू में फ्रिक्शनल फोर्स या एयर का, क्योंकि वेलोसिटी कम है तो रिलेटिव मोशन भी कम हो रहा है, तो शुरू में जो mg का पार्ट है वो ज़्यादा एक्ट करेगा, मतलब वेलोसिटी एक्सेलरेशन की वजह से बढ़ता जाएगा। बट जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा हम लोग का ड्रैग फोर्स बढ़ता जाएगा, तो एक सर्टेन टाइम के बाद जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो ड्रैग फोर्स है वो बराबर होगा। दोनों अगर बराबर हो गए मतलब एक्सेलरेशन जीरो हो गया, नेट फोर्स जीरो हो गया, एक्सेलरेशन जीरो हो गया, और अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गया तब उस केस में फिर हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि हम लोगों का जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाएगा, और उस मैक्सिमम वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। सेम चीज लिक्विड में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जब हम लोग लिक्विड में किसी बॉल को फेंकेंगे तो शुरू में जो भी लिक्विड में बॉल गया उस बॉल का वेलोसिटी हाई होगा, मतलब जो पार्टिकल्स का यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी वो नीचे के डायरेक्शन में है, तो एक फोर्स अपोजिशन में लगना शुरू होगा, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगना शुरू होगा। तो वो जो फ्रिक्शनल फोर्स लिक्विड के लेयर के और ऑब्जेक्ट के लेयर के बीच में है, उस चीज को हम लोग ड्रैग फोर्स बोल सकते हैं। वही चीज हम लोग जब एयर रखते हैं, तो एयर भी तो एक फ्लूइड है बेसिकली, वो भी वही काम एग्जैक्टली करेगा, लेकिन वो विस्कोसिटी नहीं होता। विस्कोसिटी लिक्विड के लेयर्स के बीच में फोर्स है, वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। तो जो चिपचिपा बोल रहे हैं बेसिकली एक लेयर दूसरे से चिपका हुआ रहता है, तो दो लेयर्स या दो लेयर्स के नीचे और भी लेयर्स होंगे, उन लेयर्स के बीच के हम लोग अट्रैक्शन फोर्सेस को या इंट्रैक्टिव फोर्सेस को आराम से विस्कोसिटी बोल सकते हैं। अगर मान लो कोई एक लिक्विड है जो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है या ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, तो बेसिकली दो लेयर्स के बीच में इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा। जितना स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उतना ज़्यादा इंट्रैक्शन होगा। जितना ज़्यादा इंट्रैक्शन होगा विस्कोसिटी वाला पार्ट हाई होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा, ज्यादा इंटरेक्शन होगा तो लॉजिकली ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर दो लेयर्स के बीच में इंट्रैक्टिव फोर्स बहुत हाई होगा तो उस केस में दोनों लेयर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्लिप नहीं कर पाएगा, वो जैसा है वैसे ही रहना चाहेगा। तो उस केस में एक एप्लीकेशन ये है, ड्यू टू H बॉन्डिंग विस्कोसिटी इंक्रीजेस। अब जितना ज़्यादा इंट्रैक्शन होगा विस्कोसिटी उतना ही हाई होगा। ऐसा नहीं बोल रहे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से ही विस्कोसिटी बहुत हाई होगा, और भी केसेस हैं, बहुत सारे फ्लूइड्स ऐसे हैं जहाँ पे विस्कोसिटी ऑलरेडी हाई होता है, लेकिन जो नॉर्मल ऑर्डर आना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा वैल्यू या कहीं ज़्यादा वैल्यू निकल के, ज़्यादा बड़ा वैल्यू निकल के आएगा अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस एग्जिस्ट कर रहा है। तो एक ये एप्लीकेशन ध्यान रखना होता है। दूसरा, आइसक्रीम खाया है कभी? यस सर। ना भी अनूप, बहुत आइसक्रीम खाया है? बहुत बार। हाँ सर, कौन सा आइसक्रीम खाया है? वनीला खाया, चॉकलेट खाया। वनीला खाए, चॉकलेट खाए कभी? अच्छा, घर में कभी आइसक्रीम जमाया गया है तुम लोग के घर में? आइसक्रीम बना करके? हाँ सर। अभी बन रहा है तेरे घर में?
हाँ सर। लेकर के आओ मेरे पास अभी। चलो, जैसे एक चीज देखा होगा, जब भी नया नया फ्रिज खरीदते हैं तो उसके डीप फ्रीजर में, मतलब जो डीप फ्रीजर होता है उसमें आइसक्रीम जमाने के लिए एक वो बॉक्स दे रखा होता है नॉर्मली। उससे बॉक्स में छोटे छोटे कोनिकल टाइप के ऐसे सरफेस बने, मतलब कोनिकल टाइप का शेप या फिर सिलेंडर टाइप का शेप बना रहता है, और उसमें कवर करने के लिए एक डंडा दे रखा होता है प्लास्टिक का। तो एक्चुअल में एक चीज देखना, अगर होगा तुम्हारे घर में, हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आजकल नहीं मिलता है शायद ये चीज, देखा बट हूँ दुकान में। हाँ, दुकान में अगर मिलता है तो उसमें देखना वो जो डंडा होता है उस डंडे में छेद किया हुआ रहता है बीच में, और थोड़ा सरफेस जो इवन नहीं होता। सरफेस इवन नहीं होने का मतलब, मान लो ऐसा डंडा है तो इसका 2 लेयर होगा बेसिकली, मतलब डंडा थोड़ा चौड़ा तो ग्रिप रहेगा ही। बढ़ाने के लिए। हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा ऐसा शेप टाइप का, जो थोड़ा और गड्ढा टाइप का रहता है यहाँ पे, बेसिकली इस टाइप का कुछ शेप बना रहता है, मतलब एकदम बिल्कुल सिंपल फ्लैट सरफेस नहीं होता है, ऐसे डंडा टाइप का एक फ्लैट सरफेस नहीं होता, इसमें छेद वेद रहता है। जबकि हम लोग जब आइसक्रीम खाते हैं, वो जो क्या बोलते हैं उसको, स्टिक वाला आइसक्रीम खाते हैं, होता है ना ऑरेंज फ्लेवर और मैंगो फ्लेवर वाला जिसमें डंडा रहता है, तो Yes, डंडा sir. वाला आइसक्रीम खाते हैं तो डंडा तो बिल्कुल फ्लैट सरफेस होता है। तो फ्लैट सरफेस पे हम लोग का आइस कैसे स्टिक करके रहता है, लास्ट लास्ट तक आइस उस पर स्टिक किया हुआ रहता है जनरली। तो उस डंडे पे जो आइस है वो कैसे स्टिक करके रहता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही एप्लीकेशन है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले पार्ट को अगर हम लोग वहाँ से रिलेट करें तो आइस का मतलब हो गया वाटर हो गया मॉलिक्यूल, और डंडे में प्लांट में क्या होता है भाई, जोस्ना बताओ। सेल्यूलोज होगा। सेल्यूलोज होगा, कभी कभी बायो भी काम आ जाता है अपने। तो सेल्यूलोज होता है प्लांट में, मतलब जो डंडा उसमें सेल्यूलोज होता है। तो सेल्यूलोज का मतलब हो गया, हम लोग बायोमोलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, उसमें OH ग्रुप, COH ग्रुप, ईस्टर ग्रुप, इस तरह के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होंगे। तो आइस के मॉलिक्यूल्स के बीच में और इस सेल्यूलेज के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इंट्रैक्शन होता है। उसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इंट्रैक्शन के वजह से उस डंडे के साथ हम लोग का आइस चिपका हुआ रहता है, जबकि प्लास्टिक में ऐसा चीज़ नहीं हो पाता। तो प्लास्टिक में छेद इसलिए किया जाता है क्योंकि उसमें आइस फंसा रहे, तो जब उसमें आइस फंसा हुआ रहेगा तो ऊपर नीचे खिसक नहीं पाएगा। उसका रीज़न ये नहीं होता कि उस पर आइस चिपका हुआ रहता है, उसका शेप इरेगुलर डाला जाता है ताकि आइस उसमें आराम से फिट हो जाए, क्योंकि अगर वो फिट नहीं हो पाएगा तो प्लानर सरफेस पे कोई इंट्रैक्शन नहीं होगा, आइस आराम से पिघल के बाहर के डायरेक्शन में निकल के चला जाएगा। तो हाथ में हम लोग को आइसक्रीम रख के खाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना है एक ये एप्लीकेशन कि जो आइसक्रीम होता है उसके स्टिक पे आइस सेल्यूलोज के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की वजह से एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज वो वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक ये एप्लीकेशन है। तो वाटर का डेंसिटी आइस से ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते होता है। वाटर का डेंसिटी आइस से ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते होता तो है, लेकिन थोड़ा इसमें मॉडिफिकेशन के साथ बोलना पड़ेगा इस चीज़ को। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोगों के पास H2O लिक्विड और H2O सॉलिड दोनों में होता है। तो अगर कोई सवाल पूछे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2O लिक्विड में होता है कि नहीं होता, तो होता है। H2O सॉलिड में होता है कि नहीं होता। लेकिन जब H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है, वो अरेंजमेंट जो निकल के आता है वो थोड़ा छोटा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। जबकि H2O जब सॉलिड होता है तो सॉलिड अरेंजमेंट में जो भी H2O मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट हुआ उसमें बीच में बड़े बड़े वॉइड के स्पेसेस निकल के आते हैं। वॉइड मतलब खाली जगह निकल के आता है। उन खाली जगह के एग्जिस्टेंस की वजह से सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हम लोग कंसिडर करके चले भी, मतलब सेम नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल लिक्विड और सॉलिड में एग्जिस्ट करके चलाएं हम लोग, तो H2O सॉलिड ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलना थोड़ा गलत होगा, ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ मॉलिक्यूल बोलना सही होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों में है, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से मॉलिक्यूल का शेप डिटरमाइन नहीं हो रहा, उसका एग्जिस्टेंस जो है उसके वजह से वॉल्यूम ज़्यादा निकल के आ जाता है, कुछ कुछ छोटा छोटा बीच में वैकेंट स्पेस बचा रह जाता है सॉलिड के केस में, होता है। जिसके वजह से उसका वॉल्यूम वाला पार्ट ज़्यादा हो गया। वॉल्यूम ज़्यादा हो गया तो डेंसिटी कम हो गया। लोग उसको ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल देते हैं, बट मेरे हिसाब से ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलना थोड़ा गलत होगा। दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलना कैसे सही होगा। हाँ, ये है कि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग the shape of H2O solid becomes such that some void spaces exist in the molecular structure। तब उसके वजह से डेंसिटी पे हम लोग कमेंट कर पाएंगे, अदरवाइज कमेंट नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा एप्लीकेशन में एक्चुअल में और भी एप्लीकेशन है, जैसे एसिडिक बेसिक क्वेश्चन के एप्लीकेशन में चीज़ें हैं, बट उस चीज़ को हम यहाँ पे रिलेट नहीं कर सकते। तो हम तुमको सजेशन देंगे अभी के लिए कि बुकलेट में उसके एप्लीकेशन को रीड करके देखो, और
अभी के लिए मतलब ऐसा समझ लो कि उसको याद करना है, अभी के लिए ऐसा कंसिडर करके चलो कि आप ही हमको इस एप्लीकेशन याद करके चलना है। स्क्रीन दिख रहा है तुम लोगों को? यस सर। यस ओके, तो उसमें एप्लीकेशन हम तुमको बता देते हैं कहाँ से कहाँ तक तुमको रीड करना है, बट उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी के लिए तुमको लगेगा कि तो बहुत याद करना हेक्टिक है, बट याद कर लेना, उसको पढ़ना। आगे जाने के बाद जैसे एसिडी के स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ जब डिस्कस करेंगे तो वो सब एप्लीकेशन लॉजिकल है, समझ में अपने आप आना शुरू हो जाएगा, उसको फिर बाद में याद नहीं रखना पड़ेगा, उसको हम लोग एक जनरलाइज केस के जैसा डिस्कस करेंगे। मतलब ऑल्दो हम लोग बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक्सेप्शन हो गया, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक जनरलाइज कंसेप्ट लेके चले तो वो जो एक्सेप्शन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एप्लीकेशन है बेसिकली, वो एक्सेप्शन के जैसा हम लोग वर्ड यूज करते हुए नहीं चल रहे। तो थियोरेटिकल पार्ट जो है वो डिस्कशन जो है हम बता रहे हैं तुमको कहाँ से कहाँ तक रीड करना है। एप्लीकेशन बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे मल्टीपल एप्लीकेशन। अच्छा हाँ, एक एप्लीकेशन जो हम लोग को केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करना होगा, एक ये पार्ट याद रखना ही रखना कि KHF2 एग्जिस्ट करता है बट KHCl2 एग्जिस्ट नहीं करता। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एप्लीकेशन है, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल का बहुत ही सही एक पार्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड है। KHF2 वाला पार्ट एग्जिस्ट करता है बट KHCl2 वाला पार्ट एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा क्यों? तो जैसे ऐसा क्यों बताओ भाई? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। के KHF2 वाला पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो सिंपली यहाँ पे अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टॉपिक चल रहा है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिख सकते हैं। ये एक एप्लीकेशन ध्यान रखना है, केमिकल बॉन्डिंग में दे रखा है। इनफैक्ट जैसे KHF2 से भी मतलब नहीं है, बेसिकली हम लोग को मतलब HF2 माइनस से है, तो यहाँ से चीजें ज्यादा क्लियरली समझ में आएंगी। HF2 माइनस और HCl2 माइनस तो खुद से सोच के देखो। HF2 माइनस का मतलब हो गया बेसिकली हम लोग इस तरह के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि एक F माइनस एक HF के साथ कंबाइन कर रहा होगा, और HCl2 माइनस का मतलब एक Cl माइनस वाला पार्ट HCl के साथ कंबाइन कर रहा होगा। तो HF2 माइनस वाला पार्ट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हिसाब से सोच के देखो, और HCl2 माइनस एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हिसाब से अगर सोचे तो जस्ट डिस्कस किया था कि अभी HCl का हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता है, मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पार्ट पॉसिबल नहीं है। अगर तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना लेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन बनाएगा ये बताओ? नहीं सर, छोड़िए सर। नहीं ठीक है, सोच सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको हम लोग रिलेट करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो नहीं बन सकता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं बन सकता। तो जैसे KHCl2 बोलने का मतलब ये है बेसिकली कि K प्लस और Cl माइनस है, और KHF2 का मतलब K प्लस और F माइनस है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पार्ट जो है आराम से एग्जिस्ट कर सकता है, जिसके वजह से HF मॉलिक्यूल F माइनस के साथ कंबाइंड फॉर्म में रहेगा, तो बेसिकली HF2 माइनस एग्जिस्ट करेगा, तो KHF2 आराम से एग्जिस्ट कर सकता है, जबकि KCl2 एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये NCERT का क्वेश्चन दे रखा है, एप्लीकेशन है बेसिकली, NCERT में दे रखा है क्वेश्चन। ये पार्ट तुमको क्लास 11th के हिसाब से याद रखना होगा। बट इसके अलावा तुम्हारे बुकलेट में बाकी जो वो चीज़ें हैं जो भी थियोरेटिकल पार्ट्स है, उन सब से रिलेटेड तुम लोगों को फैक्ट्स अलग अलग टॉपिक्स में मिलेंगे, जैसे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पारा नाइट्रोफिनॉल। जब हम लोग क्लास 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, शायद केमिकल बॉन्डिंग में भी दे रखा है, बट क्लास 12th में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब भी आएगा वो चीज़। जो सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसमें एबनॉर्मल मोलर मास वाला पार्ट आएगा। उसके अलावा CH-Cl3 का एक एग्जाम्पल जो बोल रहे थे, वो तुम्हारा सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाले ही पार्ट में आएगा। उसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल, ये पार्ट तुम्हारा जब हम लोग एल्कोहल टॉपिक पढ़ेंगे क्लास 12 में तब आएगा, जब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड पढ़ेंगे तब आएगा। उसके अलावा HF का जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये हम लोग हेलोजन फैमिली में डिस्कस करते हैं, मतलब P ब्लॉक का जब हेलोजन फैमिली डिस्कस करेंगे तो HF, HCl, HBr इसके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आएगा। जब ऑक्सीजन फैमिली डिस्कस करेंगे तब वहाँ पे तुमको H2O, H2S के बॉइलिंग पॉइंट वाले पार्ट का ऑर्डर मिलेगा। लेकिन हम लोग सबको हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ही एसोसिएट करके चलते हैं, मतलब पूरे के पूरे टॉपिक को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फॉर्मेट में ही एसोसिएट करके चलते हैं। इस एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होता है। तो इस केस में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टॉपिक दे रखा है, इसको रीड करके देखना, बेसिक कंसेप्ट उन लोगों को बताया है, उसी चीज़ का थोड़ा एक्सटेंशन वाला पार्ट यहाँ पे, जैसे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर, उसके अलावा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जैसे बेंजल डिहाइड दे रखा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, तो बेंजीन में जब एल्डिहाइड लगाएंगे, मतलब बेंजीन के ऊपर जब हम लोग CHO ग्रुप लगाएंगे तो बेंजल डिहाइड बन सकता है। और ऑर्थो हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी का मतलब OH ग्रुप, तो यहाँ पे अगर ढंग से देखो तो इस स्ट्रक्चर को ऐसा कुछ कंसिडर कर सकते हैं हम। बेंजीन वाला पार्ट दे रखा, इस बेंजीन वाले पार्ट में हम लोग के पास एक OH ग्रुप है और इसके ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप है।
तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो बोलो या OH के रिस्पेक्ट में ऑर्थो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेंजीन से जब CHO अटैच्ड होगा तो CHO का मतलब हो जाता है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। तो बेंजीन के ऊपर अगर आया तो इसको हम लोग बेंजल्डिहाइड बोल सकते हैं, कॉमन नेम। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आराम से हो सकता है, जैसे NO2 के साथ कराया था। तो ये एक पार्ट है जो यहाँ दे रखा, नाम पढ़ के तुमको मालूम पड़ जाएगा और जो कंफ्यूजन होगा उसको क्लियर कर लेंगे। फिर उसके नीचे ये एप्लीकेशन जो है, C नंबर जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन एक्चुअल में जब क्लास 12 को हम लोग ये पढ़ते हैं टॉपिक कार्बोनिल कंपाउंड, तब वहाँ पे आता है। जैसे एक चीज़ देखो, यहाँ पे कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप है। तो ये एक छोटा सा फैक्ट है जिसको हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना होता है। एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होता है। जब एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप एग्जिस्ट नहीं कर सकता, 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होता है। और यहाँ से H2O को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से रिमूव करके इसको C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर देते हैं। ये बोलने का एक तरीका होता है, एक फैक्ट है जिसको याद रखना होता है। तो इन जनरल एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता, और एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप वाले पार्ट को हम लोग लैंग्वेज में हाइड्रेट बोला करते हैं, हाइड्रेट। तो एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप मतलब एक हाइड्रेट का फॉर्मेशन फिजिबल नहीं होता। लेकिन अगर क्लोरल हाइड्रेट है या इस तरह के और भी स्ट्रक्चर्स होंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग, तो इस तरीके के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करना शुरू करता है, मतलब मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस हो सकता है। तो ये सब एप्लीकेशंस हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, लेकिन यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि ये सब चीज़ें ही नहीं मालूम है। तो अगर हम डिस्कस भी कर देंगे तो हमको बहुत ज़्यादा तुमको समझाना पड़ेगा, हम समझाने के उसमें नहीं रहेंगे अभी कि हम इसको समझाएं। टाइम के साथ धीरे धीरे ये सब एप्लीकेशन आते चले जाएंगे, तो थोड़ा पेशेंटली इस चीज़ को देखते जाना होगा। अभी के लिए जो फैक्ट दे रखा है, अभी को इस तरीके इसको एक तरीके से याद करने का, हाँ भैया ये फैक्ट है, इसको याद करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो जितने फैक्ट्स हैं उससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन उधर दे रखे हैं, उनको याद करके आराम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जब टाइम आएगा तो तुमको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे इनॉलिक फॉर्म है, तो जब हम लोग आइसोमरिज्म पढ़ेंगे तो उसमें इनॉलिक फॉर्म वाले पार्ट का डिस्कशन आएगा कि इनॉल का फॉर्म कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्टेबल कंडीशन में रह सकता है। फिर उसके बाद इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे यहाँ HF का स्ट्रक्चर दे रखा, HF का मॉलिक्यूल जिगजैग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यहाँ बॉन्ड एंगल के साथ दे रखा है। तो ये सब जो थियोरेटिकल पॉइंट्स है, इनको एक बार रीड करके देखना। एक ये पॉइंट रीड करके देखना, ये S ब्लॉक का पार्ट होता है। HCO3 माइनस आयंस एग्जिस्ट एज डाइमर इन KSCO3। बट उसी से रिलेटेड एक और पॉइंट होता है कि SCO3 माइनस वाला पार्ट तो डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन बाकी जो मॉलिक्यूल्स है, मतलब सोडियम पोटेशियम के नीचे जाने पे सीजियम वाला पार्ट, ये सब एग्जिस्ट नहीं करता। ये भी कहीं ना कहीं एप्लीकेशन में दे रखा होगा, एग्जैक्टली हमको दिख तो नहीं रहा, बट एप्लीकेशन में दे रखा होगा कि SCO3 माइनस अगर KSCO3 रहता है तो डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज फिर डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। इस एक चीज़ का ध्यान रखना। और यहाँ एक और चीज़ रखा नीचे देखो, NaSCO3 वाला पार्ट, ये पार्ट जो है इनफाइनाइट चेन के थ्रू, मतलब इनफाइनाइट चेन के स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। मतलब अगर हम लोग NaSCO3 लेके चले तो सोडियम के छोटे साइज की वजह से जो हम लोग का चेन है वो एकदम लंबे चेन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब पॉलीमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इस चीज़ को हम लोग S ब्लॉक में पढ़ेंगे कि NaSCO3 पॉलीमरिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। इनफैक्ट जैसे क्लास 12th में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जब हम लिखवाते हैं केमिकल बॉन्डिंग से ही रिलेटेड सबसे लास्ट में, तो ये पॉइंट्स हम मेंशन कर दिया करते हैं वहाँ पे कि NaSCO3 पॉलीमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, KSCO3 वाला पार्ट डाइमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये पॉइंट्स का थोड़ा हम लोग को ध्यान रखते हुए काम करना होता है। फिर उसके बाद जैसे ये केस है, C2H2 इज नॉट सोलेबल इन H2O बट सोलेबल इन एसीटोन। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस है, हाँ बोलो सर। 20 सेकंड पहले क्या बोल रहे तुम, ऑफलाइन हो गया। अब नहीं बताएंगे, रुक जा। तो इस केस में जैसे कार्बन से रिलेटेड हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता इन जनरल, लेकिन sp कार्बन के वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होता है, तो ये पार्ट सामने वाले स्ट्रक्चर के साथ आराम से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना शुरू कर देता है। इस तरह का एक पॉसिबिलिटी हम लोग को ध्यान रखते हुए काम करना होता है। मतलब मॉलिक्यूल में ऐसा कोई रूल नहीं है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग केवल फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन रखेंगे, और भी एलिमेंट्स रख सकते हैं, लेकिन उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या उनका एसिडिक कैरेक्टर हाई होना चाहिए। जैसे CaCl3 है, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत हाई होता है, तब उसके बहुत हाई का मतलब pH वाला पार्ट 3 से 4 के राउंड आता है और कार्बन से एसोसिएटेड बॉन्ड होता है, तो उसके वजह से मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पार्ट शो कर सकता है। तो इस एक पार्ट को रीड करके देखना। अगर इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस वाले पार्ट रीड करने होंगे, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस वाले पार्ट, तो इसको भी रीड करके देखना। इसमें चीज़ें दे रखी हैं, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन, फिर उसके बाद डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। इनफैक्ट इसमें ये चीज़ पढ़ के देखना,
जेडीली से पढ़ के भी देख सकते हैं। इसका मतलब तुमको बहुत मजेदार लगेगा, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। मतलब इसको हम लोग इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन भी बोल सकते हैं। उसका मतलब क्या है, जेडीली में एक बार रीड करके देखना, बहुत सही चीज होगा, मजा आएगा तुम लोग। इस चीज को हम लोग लंदन फोर्सेस भी बोलते हैं, और ओवरऑल इन सारे के सारे इंटरेक्शन को हम लोग वान डर वाल इंटरेक्शन के टर्म में रखते हैं। बट एक्चुअल में ये टॉपिक हम लोग के गैसीय स्टेट में दे रखा होता है एनसीईआरटी में, हम लोग गैसीय स्टेट में डिस्कशन करते हैं या फिर केमिकल बॉन्डिंग में सबसे लास्ट में इस चीज का डिस्कशन करते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के उस पार्ट को पूरा रीड करना, और रीड करने के बाद चाहे तो वान डर वाल वाले पार्ट को रीड कर सकते हैं ताकि बॉइलिंग पॉइंट की चीजों को देख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद कौन से चैप्टर में है? केमिकल बॉन्डिंग के पहले वाले पार्ट में, जहाँ सब्जेक्टिव वाला पार्ट दे रखा ना, उसके थ्योरी वाले पार्ट में दे रखा है। मतलब बुकलेट 1 के थ्योरी वाले पार्ट में सारी चीजें दे रखी हैं, ठीक है। जेडीली में क्या जेडीली में जेडीली में हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ही दे रखा होगा। मतलब उसमें काम करना ना, जैसे उसमें जेडीली वाले पार्ट से मतलब मत रखना कि हम लोग का जेडीली में कहाँ दे रखा है, सीधा पीछे देखना सबसे लास्ट पेज में, कि अगर हम लोग ये क्या बोलते हैं वंडरवाल अपेंडिक्स वाला पार्ट है, उसमें देखना वंडरवाल इंटरेक्शन कहाँ दे रखा है। लंदन फोर्स वर्ड ढूंढना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दे रखा है, उससे मालूम पड़ जाएगी कौन से पेज में दे रखा है वो टॉपिक। तो वो टॉपिक सर्च करके आराम से बुक में पढ़ सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे वो टॉपिक्स दे रखे होंगे, ठीक है। और इसको पढ़ने के बाद फिर आराम से केमिकल बॉन्डिंग 2 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में है। इसके एप्लीकेशन बहुत है, तो इसलिए जो दे रखा उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। मेरे हिसाब से उसमें जो भी एप्लीकेशन होगा तुम्हारे बुकलेट में होगा, और अगर नहीं होगा तो फिर मेरे से नेक्स्ट क्लास में आराम से डाउट पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 149 से लेकर के क्वेश्चन नंबर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एप्लीकेशन कहाँ तक है, बाइकार्बोनेट, अभी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एप्लीकेशन नहीं चल रहा है, यहाँ तक 189 तक, मतलब 149 से लेकर के 189 तक ये पूरा का पूरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एप्लीकेशन है शायद से। और हो सकता है कि उसके अलावा उसमें मे भी हो सकता है कि वान डर वाल इंटरेक्शन का भी एप्लीकेशन दे रखा हो सकता है, हम कंफर्म नहीं है, बट एक बार देख लेना, हो सकता है अगर दे रखा होगा तो क्वेश्चन में अगर दिक्कत होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे इस चीज़ का। बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग बुकलेट 2 में क्वेश्चन नंबर 149 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 189 तक सारे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, हाँ वान डर वाल दे रखा है। एक काम करना, बुकलेट में वान डर वाल इंटरेक्शन वाले पार्ट को भी एक बार रीड कर लेना क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वान डर वाल इंटरेक्शन दोनों को रीड करके, आज मेरा क्लास है, फिर परसों क्लास है, परसों तक हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके बना पाएगा, तो ठीक है। इस पार्ट को जैसे हम बता तो दिए हैं, इसका एप्लीकेशन हम आराम से डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम होमवर्क का डिस्कशन नहीं करेंगे, हम अगले वीक एक दिन तुम लोग का एक्स्ट्रा क्लास लगा करके तुम लोग का होमवर्क का डिस्कशन अलग से कर लेंगे, और हम नेक्स्ट क्लास में आयनिक बॉन्डिंग वाला पार्ट आराम से कंप्लीट कर लेंगे। तब तक तुम लोग आराम से ये पूरा टॉपिक रीड कर लो। पूरा टॉपिक रीड करने का मतलब है कि आराम से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वान डर वाल इंटरेक्शन वाले पार्ट को रीड कर लो, और उसके हिसाब से पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख लो 149 से लेकर के 189 तक के पार्ट को। फिर एक छोटा सा पार्ट अपना बच जाएगा फजान्स रूल और आयनिक बॉन्डिंग वाला पार्ट, और उसके बाद फिर हम लोग केमिकल बॉन्डिंग को यहाँ पे स्टॉप करके फिर आगे के टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे तो फिर बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे, और केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2 में जो कि 11th वालों का चलने वाला है केवल, ये मल्टी सेंटर्ड स्पीसीज, इसमें जो तुम लोगों का ये सब स्ट्रक्चर है, सिलिकेट्स का स्ट्रक्चर हो गया, या फिर हम लोग का जो ऑक्सी एसिड क्या होता है, ऑक्सो एसिड क्या होता है, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स हम अलग से डिस्कस करना शुरू करेंगे ताकि तुम लोग का हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट आराम से शुरू कर पाए, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, वो सारी की सारी चीज़ें शुरू कर पाए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अपना केमिकल बॉन्डिंग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक दिन डिस्कशन का रखेंगे, हम क्लास के टाइम पे डिस्कशन नहीं कराएंगे क्योंकि डाउट क्लास का सेशन हम सोच रहे हैं अलग से ही लगाएं। 2 ही दिन क्लास मिल रहा है, जिस दिन हम फुर्सत में होंगे हम डाउट क्लास लगा देंगे, जिसको भी डाउट पूछना होगा आराम से डाउट पूछ करके सारा का सारा टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी बुकलेट में मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चंस तो होमवर्क दे दिए तुम लोगों को। मेटेलिक बॉन्डिंग एक बचेगा, इसको भी हम लोग चाहे तो आराम से बाद के लिए डिस्कशन में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए कोई होमवर्क तो नहीं है, बट उसके अगले वीक के लिए होमवर्क है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग रीड करो, वान डर वाल स्ट्रेंथ वाला पार्ट रीड करो, और उसके बाद इन सारे क्वेश्चंस को 149 से लेके 189 तक बना करके रखना है, ठीक है। भाई फूंक मार रहा है, चलो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, आज के लिए इतना ही, ठीक है सर। हाँ सर अभी देखे 2016 में गुवाहाटी कराया था।
16 में गुवाहाटी कराया था कि 17 में कराया था? हमको 23 का देखना था, 23 में कौन कराएगा, तो देखे गुवाहाटी कराया था 16 में। मे भी हो सकता है, हमको आइडिया नहीं है। ओए आदित्य, मार खाने क्या तुमको? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए सांस ले रहा हूँ मैं तो। अच्छा, सारा सांस बंद कर देंगे हम तेरा। चलो।